हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स को पढ़ेंगे। इसके पिछले चैप्टर में चैप्टर 1 में हमने ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स के बारे में जाना था। मतलब इन 1000 सालों में हमारी लाइफ में कैसे क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में जाना था। इस चैप्टर में बेसिकली हमने जाना था कि कैसे हमने इरिगेशन के लिए पोशन व्हील यूज़ करना शुरू कर दिया था, ये एक बड़ा चेंज आया था। फिर हमने लड़ाइयों में फायर आर्म्स यूज़ करने शुरू कर दिए थे, या हम बात करेंगे स्पिनिंग व्हील की, हमने कपड़ा बुनने के लिए स्पिनिंग व्हील यूज़ करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए थे, मे बी रिलीजियस आइडियाज़ में आने लगे थे, बहुत सारे लोग इंडिया में इस्लाम को अडॉप्ट करने लगे थे। तो ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम बेसिकली न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हम सिर्फ नए नए राज्य जो उभर कर सामने आ रहे थे, साम्राज्य जो सामने आ रहे थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बेसिकली 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक, सेंचुरी का मतलब होता है, जैसे क्रिकेट में सेंचुरी का मतलब होता है 100 रन्स, वैसे ही हिस्ट्री में सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स। तो 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक जो है जो नए राज्य साम्राज्य इंडिया में आने लगे, जो लोग रूल करने लगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। हम बहुत सारे रूलर्स जैसे कि चोलास के बारे में, राष्ट्रकूटास के बारे में, चेरास के बारे में, पांड्यास के बारे में, परमार्स के बारे में, चंडेलास के बारे में, चाहमनास के बारे में, जिन्हें हम चौहान्स भी कहते हैं, आगे देखेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे चालुक्यास के बारे में, राइट। तो आइए आज की इस वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़ की। इस टाइम पे कौन सी डायनेस्टीज़ सामने आने लगी रूल करने के लिए। फिर हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे कि ये लोग अपने आप को एडमिनिस्टर कैसे करते थे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पावरफुल हुआ करती थी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रशस्तीज़ के बारे में, प्रशस्तीज़ क्या होती हैं और लैंड ग्रांट्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद 4th टॉपिक होगा हमारा वॉरफेयर फॉर वेल्थ, कैसे राजाओं की महाराजाओं की आपस में एक दूसरे से वेल्थ के लिए लड़ाइयाँ हुआ करती थी, ये कैसे एक दूसरे की वेल्थ जीता करते थे। और फिर इसके बाद हम एक क्लोज़र लुक लेंगे, मतलब डिटेल स्टडी करेंगे चोलास के बारे में, ये लोग कैसे अपने आप को एडमिनिस्टर किया करते थे, क्या इनके टाइम पे सिस्टम थे, क्या क्या लॉज थे। और लास्ट में इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप करेंगे और फिर एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर को भी हम आइए डिटेल में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे नई नई डायनेस्टीज़ जो हैं सामने उभर कर आने लगी थी। इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़ फर्स्ट टॉपिक। अब 7th सेंचुरी तक आते आते बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स, वॉरियर चीफ्स जो हैं बहुत पावरफुल हो गए थे, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट पावरफुल लोग अपना रूल जमाना शुरू कर दिए थे। अब ऐसा है कि किंग तो सिर्फ एक ही जगह पे रह सकता है और सारे इतने बड़े देश को एडमिनिस्टर नहीं कर सकता, तो इसे अपने साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ सब ऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे आज की बात करें, प्राइम मिनिस्टर भी अकेला पूरे देश को, सारे अफेयर्स को नहीं संभाल सकता, उसे भी अपने साथ कुछ सपोर्ट मिनिस्टर्स चाहिए, जैसे कि फिनेंस मिनिस्टर चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर चाहिए, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर चाहिए। ऐसे ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके लिए उसे मिनिस्टर्स चाहिए। तो ऐसे ही किंग्स को भी उस ज़माने में अपने साथ सबऑर्डिनेट्स चाहिए होते थे, जिसे ये लोग सामंतास कहते थे। तो उस ज़माने में आप लगा लीजिए, जो हिसाब लगा लीजिए कि जो किंग की हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्हें सबऑर्डिनेट्स या सामंतास कहा जाता था। अब इनकी जो रोल होता था या इनकी जॉब ऐसे होती थी कि ये हमेशा कोर्ट में प्रेजेंट रहें किंग के पास, और सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में अपना विजडम से किंग को कंट्रीब्यूट करें, एडवाइस करें। फिर इसके अलावा किंग को मिलिट्री सपोर्ट करें जब भी रिक्वायर्ड हैं। फिर इसके अलावा उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आते रहें किंग के लिए। और जो है बहुत सारे किंग्स को जो है मतलब उसके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में जब भी किंग को ज़रूरत है एडवाइस की, तो वहाँ पे प्रेजेंट रहें। अब सामंतास धीरे धीरे पावरफुल होने लगे क्योंकि किंग ने इसे बहुत सारी पावर दे दी, वेल्थ भी मिलने लगी इन्हें, तो ये धीरे धीरे समय के साथ काफ़ी पावरफुल होने लगे। और एक टाइम आया जब ये इतने पावरफुल हो गए कि ये अपने आप को सामंता नहीं, महासामंता या सामंत भी कह सकते हैं, अपने आप को महासामंत कहलाने लगे। और
इसी का एक दूसरा टर्म है महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर भी कहलाने लगे, किसी एरिया में महासामंत या किसी एरिया में महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ सर्कल और द रीजन, मतलब अपने आप को उस राजा का बिल्कुल लॉर्ड या राजा टाइप से डिक्लेयर करने लगे। अब धीरे धीरे इनके अंदर इतनी ज़्यादा पावर आने लगी कि कुछ ने तो अपने आप को अपने बेसिक जो मेन किंग था उससे ही इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेते हैं हम राष्ट्रकूटास का। राष्ट्रकूटास जो कि एक ज़माने में चालुक्यास के सबऑर्डिनेट हुआ करते थे, राइट। बात करते हैं चालुक्यास की। चालुक्य डायनेस्टी इंडिया की बहुत पावरफुल डायनेस्टीज़ में से एक रही है। इन्होंने आज के प्रेजेंट डे कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा और तेलंगाना और कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात पे रूल किया था। अब चालुक्यास काफ़ी एक बड़ी डायनेस्टी थी, काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी थी और इनके अंडर हुआ करते थे राष्ट्रकूटास, राइट। लेकिन एक टाइम आया जब राष्ट्रकूटा चीफ जिनका नाम था दंती दुर्गा ने क्या किया कि चालुक्य चीफ को ओवरथ्रो किया और खुद उस एरिया के सबऑर्डिनेट से राजा बन गए। पहले वो सबऑर्डिनेट हुआ करते थे चालुक्यास के, और अब वो टाइम भी आया कि इन्होंने राष्ट्रकूटास ने इकट्ठा होकर के चालुक्यास को ओवरथ्रो कर दिया, डिफीट कर दिया और ख़ुद वहाँ के इंचार्ज यहाँ की रूलर बन गए। और फिर इसके बाद इन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया दंती दुर्गा ने, जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है गोल्डन वूम, बॉर्न फ्रॉम गोल्डन वूम। मतलब हम जानते हैं कि वैदिक सोसाइटी को हम 4 क्लान्स में डिवाइड करते हैं। पहला था ब्राह्मण्स, दूसरे थे क्षत्रियास, तीसरे थे वैश्यास, चौथे थे शूद्रास। तो जनरली जो किंग्स हुआ करते थे वो क्षत्रिया हुआ करते थे। अब हिरण्यगर्भ जब किसी ने कर लिया, ये रिचुअल को परफॉर्म कर लिया, तो चाहे वो शूद्र हो चाहे वो वैश्य हो, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को क्षत्रिया डिक्लेयर कर लेता था, राइट। तो दंती दुर्गा ने भी कुछ ऐसा ही किया। उनके हिसाब से जब उन्होंने ये रिचुअल परफॉर्म किया तो उसके हिसाब से ब्राह्मण्स की हेल्प से उन्होंने ये रिचुअल परफॉर्म किया और उनके हिसाब से उनका रीबर्थ हुआ क्षत्रिय क्लैन में। हालांकि वो जन्म से एक क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन बाय दिस रिचुअल, बाय रीबर्थ ही बिकेम अ क्षत्रिय। कुछ ऐसे दंती दुर्गा ने एक रिचुअल किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ, राइट। पहला तो हो गया कि चालुक्यास एक ज़माने में रूलर्स हुआ करते थे, लेकिन चालुक्यास डिफीट हो गए और अब वहाँ के रूलर्स हो गए राष्ट्रकूटास। इसका मतलब राष्ट्रकूटास की एक नई डायनेस्टी आई। अब इसके बाद सेकंड केस ऐसा ही हम देखें तो एक कदम्बा मयूर शर्मन करके एक ब्राह्मण हुए, और इसके अलावा गुर्जरा प्रतिहारा हरिश्चंद्र, ये दोनों ही ट्रेडिशनली ब्राह्मण्स थे, बट इन्होंने अपना, ब्राह्मण का काम होता है पूजा अर्चना करना, इन्होंने अपना ट्रेडिशनल इंटरप्राइजिंग, फैमिली इंटरप्राइजिंग को छोड़कर जो है मिलिट्री स्किल्स को एक्सेप्ट किया और अपने आप को क्षत्रिय डिक्लेयर करके आर्म्स ले लिए और अपने एरिया को, कर्नाटक और राजस्थान को वहाँ के प्रेजेंट किंग से अलग करके अपनी एक नई अलग डायनेस्टी बनाई। मतलब सिर्फ वैश्यास ही क्षत्रिय नहीं बनना चाहते थे, कुछ ब्राह्मण्स जैसे कि कदम्बा और प्रतिहारा हरिश्चंद्र जो कि ब्राह्मण्स थे, इन्होंने अपना ट्रेडिशनल काम जो कि पूजा अर्चना जनरली होता है ब्राह्मण्स का, उसको गिव अप करके इन्होंने आर्म्स लिए और अपने आप को क्षत्रिय बनाया और एरियाज़ को रूल करने लगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। चिल्ड्रन, नेक्स्ट बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंट्री के लिए या किसी भी राज्य के लिए एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तभी वो कंट्री, वो नेशन, वो किंगडम, वो डायनेस्टी सर्वाइव कर सकता है अगर उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग हो। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जनरली एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग ही हमेशा निकल कर सामने आते थे।
अब ज़रूरी नहीं है हर किंग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, लेकिन बहुत सारे किंग्स अपने आप को इन्फ्लुएंशियल कुछ तो होते हैं और कुछ अपने आप को इन्फ्लुएंशियल और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए हैवी साउंडिंग टाइटल्स, जैसे कि महाराजा अधिराजा, मतलब खुद राजा हैं लेकिन अपने आगे टाइटल इतना भारी लगा लेंगे, महाराजा अधिराजा, जिसका मतलब है ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा मतलब। या त्रिभुवन चक्रवर्तिन, त्रिभुवन चक्रवर्तिन मतलब कि द लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। हिंदुइज्म के हिसाब से हम मानते हैं कि गॉड ने दुनिया को 3 लोकों में बनाया था, 3 लोक्स में डिवाइड किया था। इसमें से पहला था स्वर्गलोक, दूसरा पृथ्वीलोक और तीसरा पाताल लोक। राइट, हम पृथ्वीलोक पर रहते हैं। तो अब ये किंग्स अपने आप को इन तीनों लोक का जो है राजा या ओनर इन तीनों लोगों का क्लेम करते हैं। आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा पावरफुल कोई होता है, बट इट्स ओके। ये लोग अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए इतने ही ज़्यादा पावरफुल टाइटल्स अज्यूम कर लिया करते थे। However, in spite of such claims, they often shared their power with सामंतास as well as associations of peasant traders and brahmins। मतलब इतने हैवी टाइटल्स तो अज्यूम कर लेते थे, लेकिन सारी पावर्स उस राजा के हाथ में नहीं है, बहुत सारी पावर्स उन्हें सामंतास को भी देनी पड़ती थी। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था प्राइम मिनिस्टर का, सारे डिसीजन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपने दूसरे मिनिस्टर्स को भी कंसल्ट करता है। तो ऐसे ही इस जो किंग हुआ करता था उसने अपने बहुत सारे डिसीजंस जो हैं सामंतास को कंसल्ट करके लेने होते थे। तो किंग का सिर्फ नाम बहुत ज़्यादा हैवी टाइटल्ड होता था, जबकि इसमें पावर्स बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। मतलब उस ज़माने में भी आजकल के जैसे कुछ कुछ टैक्सेस दिया करते थे, दैट इज़ peasants, kettle keepers, artisans who were often persuaded or compelled to surrender a part of they produced। इसका मतलब है कि जो पीजेंट्स जो खेती किसानी का काम करते थे, मे बी मैं फार्मर हूँ, मैं चावल और गेहूँ लगाने का काम करती हूँ, तो मुझे अपने किंग को एज अ टैक्स अपना प्रोड्यूस देना पड़ेगा। मैं तो गेहूँ और चावल उगाती हूँ, तो हो सकता है मुझे साल भर में कुछ एक स्पेसिफिक क्वांटिटी बता दी जाए, 50 किलो गेहूँ, 50 किलो चावल या व्हाटएवर एक अमाउंट दे दिया जाए, वो मुझे किंग को देना पड़े। केटल कीपर्स जो कि एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री मतलब केटल्स, भेड़ बकरियों को, गाय भैंस को पालते हैं, मे बी फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो वो राजा को अपने मिल्क का या मिल्क प्रोडक्ट्स का एक पार्ट दिया करेंगे। फिर इसके अलावा आर्टिसंस, अब हो सकता है आप एक बहुत अच्छे से आर्टिसन हैं, आप सोनार का काम करते हैं, तो आप राजा को सोना देंगे? ना ना ना, सोना तो अपने घर पे कोई नहीं बनाता, लेकिन मैं आर्टिसन हूँ, तो मैं सोनार हूँ, तो मुझे गहने बनाने का काम आता है, तो मुझे रानी साहिबा के लिए बहुत सारे गहने बना कर देने पड़ेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हो सकता है मैं सोना तो घर पे कोई नहीं प्रोड्यूस करता, बट अगेन उस अपनी जो भी आप काम करते हैं वो सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रेंडर करनी पड़ती थी। और इसके अलावा सम ऑफ देम जो हैं उस टाइम पे रेंट भी क्लेम किया करते थे। राइट, क्योंकि राजा अपने आप को उस लैंड का ओनर मानते थे, तो उनके हिसाब से आप यहाँ पर रह रहे हो तो उसका रेंट मतलब कि कोई भी टैक्स टाइप से भी लिया जाता था। रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स, मतलब समथिंग लाइक एक इनकम टैक्स टाइप का भी उस टाइम पे लिया जाता था। अब इसके बाद हम बात करें 400 टैक्सेस की, तो 400 टैक्सेस एक इंस्क्रिप्शन के हिसाब से चोलास जो कि तमिलनाडु के एरिया पर रूल किया करते थे, इनके पास कुछ 400 से ज़्यादा टाइप ऑफ टैक्सेस कलेक्ट होने के एविडेंसेस हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स इज़ वेटी। जैसे आजकल हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं इनकम टैक्स की, उस टाइम पे वेटी करके एक टैक्स हुआ करता था जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। ये टैक्स वेटी जनरली कभी भी कैश के रूप में नहीं होता था, ये एक फोर्स्ड लेबर होता था। जैसे मैंने अभी सोनार का एग्जांपल दिया था, अगर मैं सोनार हूँ तो मुझे रानी साहिबा को अपने मतलब आर्ट का जो है बहुत सारे गहने बना कर देने पड़ेंगे, या मैं लोहार हूँ तो महल में जो भी लोहे का काम होगा वो मुझे करके देना पड़ेगा, या मैं पॉटर हूँ तो मुझे मिट्टी के घड़े वगैरह जो कुछ भी है वो बना कर देने पड़ेंगे। तो ये एक फोर्स्ड लेबर टाइप का काम हुआ करता था। फिर इसके बाद एक टैक्स हुआ करता था कदमाएँ,
और लैंड रेवेन्यू टैक्स, मतलब जो भी एरिया है उसके लैंड पे जो रेवेन्यू देना पड़ेगा वो टैक्स, राइट. There were also taxes on thatching the house, the use of ladder to climb the palm tree, assess on succession of family property. अब अगर किसी को अपने पापा की इनकम को इनहेरिट करना है तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा. मतलब सिस्टम कुछ कुछ आजकल से मिलता जुलता था, राइट. बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें टैक्स देने पड़ते थे. अब इसके अलावा जो भी यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होते थे, जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था, किंग इसे अपनी इस्टेब्लिशमेंट में जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स और फोर्ट्स पे यूज़ करते थे. उस ज़माने में किंग्स जितना भी पैसा कमाते थे जनरली वो एक अपना टेम्पल और फोर्ट बनाने पर ही खर्च कर दिया करते थे. इसके अलावा जब भी लड़ाइयाँ होती थी इसी पैसे से जो है सारी खर्चे बेयर किए जाते थे, लड़ाइयों के, आने जाने के, या जो कुछ भी फायर आर्म्स के जो भी खर्चे हैं वो. और इसके अलावा कभी भी अगर कहीं कोई किसी पे अटैक करता था, दे वर एक्सपेक्टेड टू प्लंडर और लूट द वेल्थ. अब सारी वेल्थ उस ज़माने में टेम्पल्स में छुपी हुई होती थी, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. तो कोई भी अगर किसी पे अटैक करता था तो सीधा ही जाके उसके टेम्पल पे अटैक करता था, क्योंकि टेम्पल्स वर द स्टोर हाउस ऑफ ऑल द वेल्थ द किंग पोजेस्ड. और इसके अलावा जो ट्रेड रूट्स थे उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी. अब इसके अलावा द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज. बिल्कुल सही बात है, जो टैक्स लेने वाला है वो इन्फ्लुएंशियल ना हो तो कौन ही उसे टैक्स देगा, राइट. तो टैक्स करने वाले लेने वाले लोग जो हैं वो जनरली बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से होते थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखने वाले होते थे. और ये पोजीशंस जो हैं हेरिडिटरी होती थी, मतलब मेरे दादाजी के बाद मेरे पापा को वो पोजीशन मिली और मेरे पापा के बाद मुझे वो पोजीशन मिलेगी. और ऐसे ही मिलिट्री पोजीशंस में भी होता था. मिलिट्री पोजीशंस में भी जो राजा के दोस्त, भाई या कोई क्लोज रिलेटिव्स हुआ करते थे, सिर्फ वही हाई पोजीशंस मिलिट्री में होल्ड किया करते थे. और ये पोजीशंस भी बहुत ज़्यादा हेरिडिटरी, मतलब कि पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन्स ही होती थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैपेबिलिटी. इसका मतलब है कि हो सकता है मेरे पापा एक बहुत अच्छे मिलिट्री कमांडेंट हैं लेकिन मैं नहीं हूँ, लेकिन वो पोजीशन मुझे ही जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ माय स्किल्स, राइट. अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स की. अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे टैक्स उस ज़माने में लिए जाते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. आजकल के ज़माने से कुछ कुछ मिलता जुलता था. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस लिए जाते थे और इन्फ्लुएंशियल लोग उस टाइम पे इम्पोज किए जाते थे. डेफिनेटली अगर कोई टैक्स ना दे तो उसे कोई ना कोई पनिशमेंट भी दी जाती होगी. अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स. प्रशस्तीज क्या होती हैं और लैंड ग्रांट्स क्या होते हैं. प्रशस्तीज जनरली लर्नड ब्राह्मण लिखा करते थे, अपने किंग की प्रेज में लिखा करते थे. हमने अभी देखा था कि किंग्स अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए बहुत हैवी टाइटल्स लेते थे, तो ऐसे ही रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए भी ये लोग बहुत सारी हैवी चीज़ें लिखना चाहते थे, राइट. तो ब्राह्मण्स जो हैं जनरली थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख दिया करते थे. मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो देती हैं ये प्रशस्तीज, बट दे आर नॉट लिटरली वेरी ट्रू. अब सारे ही राजा अपने आप को डिपिक्ट देमसेल्व्स एज विक्ट्रियस, वॉरियर्स, वायलेंट, और मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हैं. तो ये ज़रूरी नहीं है हर राजा इतना ही पावरफुल हो. तो प्रशस्तीज कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है. जनरली किंग्स जो हैं प्रशस्ति लिखने वाले सभी ब्राह्मण्स को बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देते थे. तो हो सकता है ब्राह्मण्स कभी कभी किसी लालच में आकर भी किंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कुछ लिख देते होंगे. और ये सारे ही रिकॉर्ड्स जो हैं ये कॉपर प्लेट्स पे लिखे जाते थे, और जिसे कि बाद में किसे ये ग्रांट दिया गया है, लैंड ग्रांट दिया जाता है. जनरली खुश होकर उस टाइम पे राजा लैंड ग्रांट ही दिया करता था, मतलब ज़मीन दे दिया करता था. और किसे दी है तो ये इस टाइप की कॉपर प्लेट्स पे लिखा हुआ होता था, ताकि ये कहीं उस टाइम पेपर तो होता नहीं था कि पेपर पे लिख दिया जाए, पेपर फट जाए, उड़ जाए. बट उस टाइम तो पेपर होता ही नहीं था. जनरली हम लीव्स पे लिखते थे या अब इंस्क्रिप्शन के रूप में कॉपर प्लेट्स पे लिखते थे. और ये सारी कॉपर प्लेट्स को ये एक क्लिप होल्ड करता था जो कि एक रॉयल सिंबल हुआ करता था, राइट. अब जिसे पता चलता था ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है. ये एक
संस्कृत और तमिल की प्रशस्ति है जिसे कि कॉपर प्लेट पे लिखा गया है, और ऊपर से ये रिंग इसे होल्ड करके रखा हुआ है ताकि जनरेशन्स तक याद रहे कि किसी ब्राह्मण को किसी किंग ने ये एक प्रशस्ति या लैंड ग्रांट दी थी, प्रशस्ति लिखने के लिए लैंड ग्रांट दी थी। जनरली किंग्स पावरफुल होते थे, लेकिन ब्राह्मण्स उन्हें और ज़्यादा पावरफुल दिखा दिया करते थे और उनके आसपास बैठकर उन्हें प्रेस करते हुए प्रशस्ति लिखते पाए जाते थे, जिसकी वजह से किंग तो बहुत खुश हो जाता था और ब्राह्मण को भी गिफ्ट्स देता था। बट इन सोर्सेस की जो ऑथेंटिसिटी है वो ज़रूर कम हो जाती थी। जैसे हम एक प्रशस्ति की बात करेंगे, नागभट्टा की एक प्रशस्ति है जो कि आज के प्रेजेंट डे ग्वालियर मतलब कि मध्य प्रदेश में मिली है। संस्कृत में लिखी हुई ये प्रशस्ति है जिसमें कि बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं कि नागभट्टा जो कि एक प्रतिहारा किंग था, उसके पास एक दूसरा राजा जो आंध्रा, सिंध मतलब कि पाकिस्तान, और विदर्भा मतलब कि महाराष्ट्र, कलिंग मतलब कि उड़ीसा, और वहाँ का राजा था। और वो नागभट्टा के पास आके पैरों में गिरता है, और चक्र युद्ध जो है वो कन्नौज का, ही वाज डिफीटेड। और ये ऐसे ही मतलब कि बताया जाता है कि ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा, बंगाल। उस किंग ने भी बहुत सारे दूसरे किंग्स को, जो कि नागभट्टा के पैरों में गिर रहा है, वो अभी प्रेजेंटली महाराष्ट्र सिंध का किंग है, लेकिन एक ज़माने में उसने कन्नौज के किंग को, बंगाल के किंग को, मध्य प्रदेश के किंग को डिफ़ीट किया था, और आज वो नागभट्टा के पैरों में गिरा हुआ है। डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू? आई डोंट थिंक दिस इज़ एग्जैक्टली ट्रू, क्योंकि किंग्स में जो ईगो लेवल होता था वो बहुत ज़्यादा हाई होता था, तो ये जनरली मरना पसंद करते थे, फाइट करते रहना पसंद करते थे, बट किसी के पैरों में गिरना पसंद नहीं करते थे। तो ऑल दीज आर क्वाइट मैनिपुलेटेड थिंग्स, राइट? तो ये इससे इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिलती है, बट अगेन दे आर नॉट वेरी ऑथेंटिक सोर्सेज। आगे बात करें लैंड ग्रांट्स की, तो लैंड ग्रांट्स जब भी दिए जाते थे कॉपर प्लेट्स पे लिखकर, तो उसमें सारी ही डिटेल्स मेंशन्ड होती थी, जैसे कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोला किंग। ऑफ कोर्स ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, ये ओरिजिनल ऐसी नहीं है। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ होता था कि जिस भी ब्राह्मण को ये दी गई है वो अपने आजू बाजू के एम्बैंकमेंट्स, अर्थन एम्बैंकमेंट्स मतलब कि मिट्टी की दीवारें खुद बनाएगा, इस पर थॉर्नी बुशेस लगा सकता है और फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स लगा सकता है, ऑर्चिड्स बना सकता है, यहाँ पे वेल्स बना सकता है, ओपन स्पेस रख सकता है, पॉस्चर लैंड मतलब कि भेड़ बकरियों के चने की जगह बना सकता है, एंटल्स बना सकता है, कनाल्स बना सकता है, डिचेस बना सकता है, डिचेस मतलब खाई बना सकता है, फिश पॉन्ड्स बना सकता है, बी हाइव्स मतलब कि मधुमक्खी का छत्ता हो गया, टैंक्स बना सकता है, ग्रेनरीज बना सकता है, और इसके अलावा डीप लेक्स भी बना सकता है। और वो इस एरिया का इंचार्ज है, इसलिए यहाँ से टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकता है। ही कैन कलेक्ट टैक्सेस इम्पोज बाय जुडिशियल ऑफिसर्स एज फाइन। इसके अलावा टैक्सेस के अलावा फ़ाइन भी ले सकता है, मतलब हो सकता है किसी को टैक्स देने को कहा, उसने टैक्स नहीं दिया तो उस पर वो फ़ाइन लगा के टैक्स भी ले सकता है। मतलब सब कुछ तो ब्राह्मण के ही हाथ में है, यहाँ की सारी अर्निंग्स। इसके अलावा यहाँ पर से कोई भी कपड़ा बुने उस पर टैक्स, या यहाँ से कोई गाड़ी निकले, उस टाइम पे कोई मोटरसाइकिल कार्स वगैरह तो नहीं निकलती थी, बसेस ट्रेन्स, तो जनरली जो भी उस टाइम पे बुलक कार्ट्स वगैरह निकला करते थे उस पर मतलब जिस पे जैसे घोड़ों पर या गधों पर, ऊँटों पर लाद कर लोग सामान लेकर जाया करते थे, तो वो सब भी इसमें आ गया। उस पर भी कुछ टैक्स लगाया जा सकता था। अब वो अपने एरिया में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकता था ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। बेक्ड ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें, जो जैसे हम आजकल ईंटों को ईंटा भट्टी में जलाकर बनाते हैं, वैसे ही ईंटों से बहुत सारी चीज़ें बना सकता था। और यहाँ पर कुएं खुदवा सकता था, ट्रीज़ प्लांट करवा सकता था, कनाल्स बनवा सकता था, और इसके अलावा इरिगेशन के लिए उसे जो चेंजेस लगता था वो कर सकता था, लेकिन उसे इंश्योर करना चाहिए वाटर इज़ नॉट वेस्टेड। मतलब उस टाइम पे भी जो है रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था और एम्बैंकमेंट्स बना सकता था। मतलब सारा कुछ आजकल के जैसे होता है कि हमें कोई भी नए कंस्ट्रक्शन करने से पहले लैंड एक्वायर तो कर लेते हैं हम, उस पर कंस्ट्रक्शन से पहले नक्शा पास करवाना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो उस टाइम पे भी कुछ चीज़ें ऐसी ही होती थी। मतलब आज हमें लेने जाना पड़ता है परमिशन, वो पुराने टाइम में ऑलरेडी प्री गिवन होती थी, प्री अलॉटेड होती थी।
अब ऐसे हमने बहुत सारी प्रशस्तीज़ के बारे में तो पढ़ लिया कि सारी ही प्रशस्तीज़ राजाओं को बढ़ा चढ़ा कर बताती थी और उसके बदले में ब्राह्मण जो हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी लैंड ग्रांट्स लिया करते थे। लेकिन ऐसी ही एक अनयूजुअल प्रशस्ति की बात करेंगे जो कि कल्हाना ने लिखी थी। ये कश्मीर के बारे में लिखी हुई एक लॉन्ग संस्कृत पोयम है जिसने कि यहाँ पर कश्मीर पर रूल करते हुए सारे ही किंग्स के बारे में बताया है। कल्हाना अपने टाइम के एक बहुत ही क्रिटिक पोएट रहे हैं। इन्होंने अपने वर्क में कश्मीर पर रूल करने वाले सारे ही राजाओं को क्रिटिकली बताया, उनको क्रिटिकली जो है उन्होंने बहुत स्टडी किया और इनका वर्क है राजा तरंगिनी। कल्हाना's वर्क बहुत फेमस ये हुआ राजा तरंगिनी, जिसमें इन्होंने सारा अकाउंट दिया कश्मीर के जितने भी राजा रहे हैं उनके बारे में। इसमें कल्हाना जी ने बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ सोर्सेज यूज़ की, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेसेस और जिसे भी जहाँ से भी जो बेस्ट सोर्सेज इन्हें मिली हिस्ट्री की अकाउंट लिखने के लिए, इन्होंने बाकी सब की तरह जैसे आज तक हमने देखा कि सारे ही लोग जो हैं वो राजा से प्रशस्ति के बदले में लैंड ग्रांट्स लेते थे तो उसे बढ़ा चढ़ा कर पावरफुल बताते थे, लेकिन इन्होंने हर राजा को क्रिटिसाइज़ किया और उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करके उसके ड्रॉबैक्स बताए, शॉर्टकमिंग्स बताए। तो दिस वाज समथिंग वेरी वेरी अनयूजुअल। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉरफेयर फॉर वेल्थ। कैसे राजाओं में एक दूसरे की वेल्थ के लिए लड़ाइयाँ होती थी, ये लोग अपनी वेल्थ को कहाँ प्रोटेक्ट करके रखते थे और कैसे एक दूसरे की वेल्थ को प्लंडर करते थे, राइट। अब चिल्ड्रन, प्रशस्तीज़ के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉरफेयर फॉर वेल्थ, राइट। अब राजाओं में लड़ाई झगड़ा होता था वेल्थ के लिए। ये लोग अपनी वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करते थे, कहाँ रखते थे, ये सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। वॉरफेयर फॉर वेल्थ में बात करें, हम सभी जानते हैं हर डायनेस्टी का अपना एक स्पेसिफिक रीजन होता है और अपने एक ही टाइम पे बहुत सारी डायनेस्टीज़ पैरेलली रूल करती हैं, राइट। सारी डायनेस्टीज़ अपना कंट्रोल का एरिया एक्सपैंड करने की कोशिश करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो चोलाज हो गए, चेराज हो गए, राष्ट्रकूताज हो गए, चालुक्याज हो गए, चामनाज हो गए जिसे हम चौहान्स भी कहते हैं, परमाराज हो गए। इन सब का एक स्पेसिफिक एरिया है, लेकिन ये सारे ही एक दूसरे के एरिया को कैप्चर करना चाहते हैं, अपने एरिया को एक्सपैंड करना चाहते हैं। ये सभी राजाओं का ऐसा इंटेंशन हुआ करता था। अब एक एरिया इस ज़माने में ऐसा था गंगा वैली का, कन्नौज के आसपास का, कि सारे ही लोग इसे कंट्रोल करना चाहते थे। अब फॉर सेंचुरीज रूलर बिलोंगिंग टू गुजरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूता और पाला डायनेस्टीज़, ये सभी कन्नौज को गंगा के आसपास, गंगा वैली के आसपास के एरिया को कैप्चर या कंट्रोल करना चाहते थे। बट सोचने वाली बात तो ये है कि क्या ऐसा स्पेशल था इस एरिया में कि सभी लोग इस एरिया को कंट्रोल करना चाहते थे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एरिया गंगा के किनारे है। गंगा के किनारे इसका मतलब नदी के किनारे, तो यहाँ पर पानी, अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए पानी भरपूर मिल जाएगा। पहले तो पाइपलाइन होती नहीं थी कि दूर तक पानी सप्लाई हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गंगा नदी या किसी भी नदी के आसपास का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत आसानी से किया जा सकता है, राइट। और तीसरा एक और रीज़न है कि कन्नौज हैज़ बीन वेरी फेमस सिंस सेंचुरीज फॉर इट्स इत्र। इत्र मतलब परफ्यूम्स जो होते हैं, कन्नौज के बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। खैर, दिस इत्र थिंग इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग, बट गंगा वैली को बेसिकली लोग जितने भी रूलर्स थे, ये तीनों एग्जाम्पल्स जो हम ले रहे हैं, प्रतिहाराज हो गए या राष्ट्रकूताज हो गए या पालाज हो गए, ये बेसिकली यहाँ के फर्टाइल लैंड को देखकर कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि ये जानते थे कि यहाँ का लैंड फर्टाइल है, यहाँ पे हम कुछ भी लगाएंगे बहुत इजीली लग जाएगा, कल्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन द लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्ट्रियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल का मतलब होता है 3 पार्टीज़ एक ही एरिया को रूल करना चाहती हैं। जनरली हम देखते हैं कि कोई 2 लोगों में एक जगह को लेकर लड़ाई होती है, बट यहाँ तो 3 लोगों में एक ही जगह कन्नौज को लेकर लड़ाई होने लगी। कौन कौन?
राष्ट्रकूटास, पालास और प्रतिहारास, राइट। अब ऐसा ही हम बात करें आगे तो सारे ही रूलर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बताते थे और अपनी पावर डिपिक्ट करने के लिए ये बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स और बिल्डिंग्स बनाते थे। मतलब एक राजा ने सपोज 200 एकर्स में एक टेम्पल या फोर्ट या बिल्डिंग बनवाई तो अरे उसने 200 में बनाई, मैं तो 300 में बनाऊंगी। तो ऐसा करके द किंग्स यूज टू शो देयर पावर कि मैं इतना बड़ा टेम्पल बनाने का केपेबल हूँ। तो ऐसे ही करके सारे लोग अपना टेम्पल बना कर अपनी पावर को, अपनी वेल्थ को डिपिक्ट किया करते थे। सो कभी भी अगर लड़ाई होती थी किसी भी राजा की आपस में तो वो लोग सबसे पहला टारगेट भी उन्हीं लार्ज टेम्पल्स को करते थे, क्योंकि ये लोग जानते थे कि ये लार्ज टेम्पल्स जो हैं ये यहीं पर जो है सारा वेल्थ छुपा हुआ है एंड दीज टेम्पल्स आर एक्सट्रीमली रिच, राइट। इसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे भी। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम लेते हैं महमूद ऑफ गज़नी का। महमूद ऑफ गज़नी जो कि एक सुल्तान था। सुल्तान का मतलब होता है, इट इज़ जस्ट अरेबिक टर्म फॉर रूलर। हम जैसे इंडिया में राजा कह देते हैं, तो ये अफ़गानिस्तान से आया था, तो वहाँ पर अरेबिक चलती थी, तो उसका जस्ट जो अरेबिक टर्म है राजा के लिए वो सुल्तान होता है। महमूद ऑफ गज़नी अफ़गानिस्तान से आया था। ही रूल्ड फ्राम 997 टू 1030, मतलब करीब 33 साल इन्होंने राज किया और इन्होंने अपना कंट्रोल जो है सेंट्रल एशिया तक लेकर गए, पार्ट्स ऑफ ईरान में लेकर गए और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, मतलब कि आज का आप पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, कोई ऐसा रीजन लगा लो, दिल्ली तक। एक्चुअली पुराने टाइम पे क्या होता था कि सभी को लगता था कि दिल्ली जो है इंडिया, मतलब दिल्ली पहुंच गए मतलब पूरा इंडिया हमारा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा है, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है आज का करीब दिल्ली के आसपास के एरिया तक इन्होंने अपना जो अम्पायर है वो एक्सटेंड कर पाए। अब इनका ऐसा टारगेट था कि हर साल ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते थे, रेड करते थे ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और सारे ही वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग सोमनाथ ऑफ गुजरात प्लंडर करते थे, लूटते थे और वापस चले जाते थे। Much of the wealth Mahmud carried away was used to create splendid city of Ghazni। और यहाँ से जाते जाते कितनी बार आए इन 33 सालों में, लगभग हर साल आ जाया करते थे, कोई गिनती ही नहीं कितनी बार आए। और यहाँ से जो भी पैसा लूट कर लेकर जाते थे, जो भी सामान लूट कर जाते थे सोमनाथ टेम्पल से या कहीं से भी, उससे अपनी कैपिटल सिटी को, गज़नी को डेवलप करने लगे। सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Behruni to write account of the subcontinent। अब महमूद ऑफ गज़नी ने अपना जो भी वेल्थ प्लंडर की इंडिया से, उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी गज़नी को कुछ डेवलप करने में ऐसे यूज़ की। और उसके बाद जैसे गज़नी आज अगर हम मैप पे देखें तो गज़नी यहाँ पे है, और वो अफ़गानिस्तान से, गज़नी से इंडिया आते टाइम वो पाकिस्तान को क्रॉस करके आते रहे होंगे महमूद ऑफ गज़नी या जो भी आए। तो उन्होंने जब ये एरियाज़ को, इंडिया और पाकिस्तान ऑफ कोर्स उस टाइम एक ही था, तो जब अल-बेहरूनी इंडिया, तो ही वॉज गिवन अ वर्क टू राइट अबाउट द पीपल, जिसे इन्होंने अपनी किताब उल हिंद, मतलब कि इंडिया बाय अल-बेहरूनी, जो कि इसका आजकल एक ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, एडिटेड बाय क़ियामुद्दीन अहमद द्वारा एडिटेड है। इन्होंने तो अपनी अरबिक में ये किताब लिखी होगी अल-बेहरूनी ने। तो महमूद ऑफ गज़नी ने इसे इंडिया के लोगों पर उन्हें, क्योंकि जानना चाहता था महमूद ऑफ गज़नी, अल-बेहरूनी को लिखने का, उनके बारे में जानने का एक टास्क दिया। और ये वर्क किताब उल हिंद हमारे हिस्ट्रियंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। अब किताब उल हिंद अल-बेहरूनी ने ऐसे ही नहीं लिखी, इन्होंने बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर्स की हेल्प से इस किताब को प्रिपेयर किया, राइट। किताब उल हिंद जो कि टोटली अरेबिक में है, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन या इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है, इंडिया बाय अल-बेहरूनी। अब सिर्फ फॉरेन के किंग्स ही नहीं, जैसे कि
हमने अभी देखा महमूद ऑफ गजनी सिर्फ यही इंडिया में आकर इंडिया की वेल्थ को प्लंडर नहीं करते थे, इनफैक्ट विद इन इंडिया भी जैसे चाहमनास, जिन्हें हम लेटर चौहान्स कहने लगे, ये दिल्ली और अजमेर मतलब राजस्थान के आसपास के राजा थे, ये लोग भी आपस में मतलब देयर वर मेनी अप्स एंड डाउन्स कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, दे अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल टू वेस्ट एंड ईस्ट। अब ये लोग भी जो इंडिया के एग्जिस्टिंग राजा हैं, ये भी अपना कंट्रोल ईस्ट और वेस्ट में बढ़ाना चाहते हैं। अब इसके अलावा इन्हें चालुक्यास ने अपोज किया था गुजरात में और घक्कड़वाल्स ने उत्तर प्रदेश में। अब चामना रूलर जिसे कि हम पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान 3 बहुत ज़्यादा एक फेमस रूलर रहे हैं इंडिया के। पृथ्वीराज चौहान ने एक फेमस अफ़गान रूलर सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में डिफ़ीट किया, लेकिन अफसोस जस्ट नेक्स्ट ईयर, एक साल बाद 1192 में खुद उससे हार गए। तो राइट, ये सिर्फ विदिन मतलब ऐसा नहीं होता था कि कोई बाहर से आके इंडिया को रूल करना चाह रहा है, जो इंडिया को भी रूल कर रहे हैं वो लोग भी अपना एरिया ऑफ कंट्रोल हमेशा से एक्सपैंड करना चाहते थे, राइट। अब इसके बाद हम एक क्लोज़र लुक लेंगे चोलास की तरफ, चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। चिल्ड्रन, अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक चोलास क्लोज़र लुक मतलब कि चोलास के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, चोलास किस एरिया पे रूल करते थे, चोलास ने क्या क्या चीज़ें की, तो अब इस बारे में आगे देखते हैं। सबसे पहले चोलास कहाँ के राजा थे। चोलास ने इंडिया के सदर्न पार्ट मतलब आज के प्रेजेंट डे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्रा जैसे स्टेट्स पर रूल किया। अब चोलास जो हैं फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर, उरैयूर ये रहा, उरैयूर और थंजावुर, थंजावुर आगे देखेंगे कि हम थंजावुर को तंजौर भी कह सकते हैं, और तंजौर एक बहुत ही फेमस सिटी है फॉर इट्स ब्यूटिफुल टेम्पल्स, राइट। आगे पढ़ें तो एक ज़माना था जब यहाँ पर पल्लवा किंग्स का राज हुआ करता था, जो कि कांचीपुरम से रूल किया करते थे, और इन्होंने अपने सबऑर्डिनेट रखा हुआ था मुट्टैयर फैमिली को। अब चोलास ने एक बहुत ही अच्छी तरकीब लगाई और जाकर इस मुट्टैयर फैमिली को ओवरथ्रो या डिफ़ीट कर दिया, और ऐसा करते ही ये एरिया जो है उरैयर का चोलास के अंडर आ जाता है 9th सेंचुरी में। और यहाँ पर इसके पास ही है थंजावुर, जिसे हम तंजौर भी कहते हैं। इन्होंने निशुम्भदिनी गॉडेस के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा टेम्पल बनवाया। अब द सक्सेसेस ऑफ विजयाला कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड किंगडम्स ग्रू इन साइज एंड पावर। सारे राजा अपने अपने पावर और रीजन को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा ही कुछ विजयाला के सक्सेसर्स ने भी किया। द पंड्यन एंड पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ किंगडम, और ऐसे ही करते करते कुछ नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स भी टेरिटरी का पार्ट बनने लगे। राजा 1 चोला डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर माने जाते हैं, जो कि 985 में राजा बने एंड एक्सपैंड कंट्रोल ओवर दिस एरियाज। इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना कंट्रोल बढ़ाया और इनकी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए ये बहुत सारे एरियाज़ को कैप्चर कर पाए। इन्होंने बहुत सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स भी बनवाए, राइट। राजा और इनके बेटे थे राजेंद्र 1, राइट। राजा 1 बहुत ही पावरफुल रूलर रहे हैं अपने टाइम के राजा 1। ही ऑल्सो रिकग्नाइज द रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अम्पायर। इन्होंने अपने अम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया, और इनके बेटे राजेंद्र 1 ये इन्होंने अपने डैड की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया और अपना कंट्रोल श्रीलंका और साउथ ईस्ट के देशों तक बढ़ाया। और इनका नेवी पर कंट्रोल बहुत अच्छा था, क्योंकि श्रीलंका जाने के लिए इन्हें समुंदर क्रॉस करना पड़ता था, तो इनका जो है कंट्रोल ओवर नेवी बहुत अच्छा था। ऐसे समुंदर को पार करके श्रीलंका तक जाते थे, राइट। अब इसके बाद बात करें स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स की, तो बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम। गंगईकोंडा चोलापुरम भी तंजौर के पास ही एक टाउन है। ये तंजौर और ये गंगईकोंडा चोलापुरम दोनों ही टेम्पल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, राइट। राजा और इनके बेटे राजेंद्र
दोनों ही ने ही बहुत सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनवाए। और चोला टेम्पल्स सिर्फ टेम्पल्स जैसे नहीं देखे जाते थे, ये न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स थे। मतलब सारे ही लोग इन टेम्पल्स के आसपास रहना चाहते थे। यहाँ पर ही सारे क्राफ्ट एक्टिविटीज़ भी की जाती थी। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोर्ड बाय लैंड ऑफ रूलर्स एज वेल एज अदर्स। अब लोग दान भी किया करते थे टेम्पल्स के लिए, बहुत सारे लैंड्स, और द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, इस एरिया का जो प्रोड्यूस, उस पैसे से जो आसपास रहने वाले लोग हैं, मंदिर के प्रीस्ट हो गए या गार्लैंड मेकर्स, मतलब माला बनाने वाले, कुक, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, ये सभी लोगों को सैलरीज दी जाती थी और उसी पैसे से आसपास के एरियाज़ को और टेम्पल्स को भी मेंटेन किया जाता था। मतलब आज जैसे हम टेम्पल को देखते हैं सिर्फ पूजा का घर, टेम्पल्स वैसे उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। वो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल लाइफ का हब हुआ करते थे। मतलब सारी ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ टेम्पल्स के आसपास ही हुआ करती थी और सभी लोग टेम्पल्स के आसपास ही सेटल होने की कोशिश करते थे। अमंग्स द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद टेम्पल, मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस, मतलब कि कुछ मूर्ति बनाना, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस वर कंसिडर्ड अमंग्स फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। और चोलास के टाइम पे जो ब्रॉन्ज इमेजेस बनाने का काम था, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस रहा था। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज, समटाइम्स इमेजेस वो मेड ऑफ डिवोटीज टू। मतलब जनरली ये लोग हमेशा ही देवी देवताओं की कुछ ऐसे कुछ पिक्चर्स बनाने की कोशिश करते थे और साउथ में उस ज़माने में मूर्ति का काम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। एग्रीकल्चर मतलब खेती किसानी, और इरिगेशन कैसा था उस टाइम पे। मैनी अचीवमेंट ऑफ चोला वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। चोलास के अंडर में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो ये लोग कावेरी डेल्टा के पास रहते थे और कावेरी नदी की बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं छोटी छोटी, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, इसकी वजह से क्या होता था कि नदी के आसपास का जो डेल्टा एरिया होता है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। जनरली जब भी नदी में बाढ़ आती है तो ये आसपास के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फर्टाइल डिपॉजिट्स करता है, या वैसे भी किसानी के लिए, खेती के लिए बहुत अच्छा पानी डिपॉजिट करता है। सॉइल में मॉइस्चर पूरा टाइम बना रहता है। तो ये एरिया राइस, पर्टिकुलरली राइस ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हुआ करता था, राइट, पर्टिकुलरली राइस। ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन द पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इट वाज ओनली फ्रॉम 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वाज ओपन फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। हालांकि चोलास के अंडर में यहाँ पर कल्टिवेशन स्टार्ट नहीं हुई थी, कल्टिवेशन पहले भी होती थी लेकिन 5th-6th सेंचुरी से हो रही थी। लेकिन इस टाइम पे आते आते लार्ज स्केल पे कल्टिवेशन होने लगी थी। बहुत सारे फॉरेस्ट भी क्लियर किए जाने लगे थे और क्योंकि सभी लोग जानते थे कि ये डेल्टा रीजन जो है, बहुत सारी नदी की जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो गया है। यहाँ पर बहुत सारे कनाल्स भी बनाए गए ताकि वो एरिया जो कि कनाल से दूर हैं, मतलब कि जो नदी की मेन सोर्स से दूर है, वहाँ पर कनाल तक पानी पहुँचाया जाए। और ऐसे करके साल भर में 2 बार क्रॉप्स लगाए जाने लगे। पहले सिर्फ राइस लगते थे। हमने सभी ने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, राबी और खरीफ। तो अब पहले सिर्फ राइस लगाए जाते थे, अब दोनों ही क्रॉप्स लगाए जाते हैं, मतलब कि बरसात के बाद ही राइस लगाए जाते हैं जनरली। तो जब ड्राई सीजन है उस टाइम पे भी एक क्रॉप कल्टिवेशन पॉसिबल हो जाया करता था। इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। कई बार क्या होता है, हम हमेशा ही बारिश पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं क्रॉप्स के लिए, तो कभी कभी ज़रूरी होता था कि हम आर्टिफिशियली भी वाटर करें। मतलब कि हम इरिगेशन से मतलब डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, जैसे कि कोई टैंक्स बनाकर रेन वाटर को कलेक्ट कर लें, या कोई कनाल्स बना लें, या कुछ आर्टिफिशियल कोई ऐसा सिस्टम बना के रखें, जैसे कि कनाल्स बनाने का, जिससे कि फील्ड्स में हमेशा पानी जाता रहे। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज। मतलब मेरे कहने से ये मतलब है कि कहीं पर भी इरिगेशन का काम मतलब ऐसे ही नहीं हो जाता, इधर से पानी छोड़ दिया, उधर से छोड़ दिया। इट इज़ लाइक कि इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए पानी किस एरिया से जाना चाहिए और वो ऑलरेडी प्लांटेड क्रॉप्स को कभी ख़राब ना करे। बहुत सारी लेबर भी लगती है इस काम के लिए, और चोलास इस काम को बहुत ही अच्छी तरह से कर पाए थे, राइट। और
इनके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इनके पूरी पूरी प्लानिंग थी पानी कैसे शेयर किया जाएगा। मतलब देयर वाज नो कन्फ्लिक्ट फॉर वाटर। नहीं तो होता था पुराने टाइम में कि लोगों को ऐसा लगता था मेरी फील्ड्स में पानी कम आया, तुम्हारी में ज़्यादा आया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स as well as people living in the villages took an active interest in these activities। यहाँ के रूलर्स और लोकल पीपल दोनों ही इरिगेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, क्योंकि जानते थे कि एग्रीकल्चर इनके लिए बहुत सारे मतलब पैसे कमा कर दे सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अम्पायर। अब यहाँ पर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती थी। ये लोग जनरली सेटलमेंट्स इनके पीजेंट्स की जो होती थी उनको हम उर कहते हैं, और ये लोग धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रॉस्परस होता गया ये लोग भी साथ साथ प्रॉस्पर करते गए। और ये सारे उर्स जो हैं ये लार्जर यूनिट्स में डिवाइडेड होते थे, जिसे कि नाडू कहते हैं। The village council and the Nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes। हर गांव में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, तो ये जितने भी विलेज काउंसिल एंड नाडूज जो होते थे ये बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जैसे कि छोटी मोटी जो कन्फ्लिक्ट्स होती हैं उस पर फैसला सुनाना या टैक्स कलेक्ट करने का काम किया करते थे। रिच पीजेंट्स Vilala caste were exercised controllable control over the affairs of Nadu under supervision of central Chola government। विलाला कास्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, हो सकता है शायद वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अच्छे हों, तो इनके अंडर में चोलाज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, इन्होंने विलाला कास्ट को बहुत ज़्यादा पावर्स दी हुई थी। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स, और कुछ लैंड ओनर्स को बहुत सारे टाइटल्स भी मिला करते थे, जैसे कि मुवेंदलवेलन, मतलब कि वेलन या वो पर्सन जिसने 3 किंग्स को सर्व किया है। अरैयर जिसे कि चीफ कहते हैं। साउथ के नाम्स हमें कुछ कभी कभी थोड़े से डिफ़िकल्ट साउंड हो सकते हैं प्रोनाउंस करने में। मोवेदलवेलन मतलब कि जिसने 3 किंग्स को सर्व किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होता होगा, राइट। छोटा छोटा तोड़ के बोलेंगे, जैसे बड़ा सी एक जगह का नाम है गंगई कोंडा चोलापुरम, गंगई कोंडा चोलापुरम, ऐसा बोलेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू प्रोनाउंस। अब बड़े बड़े टाइटल्स जो इन्हें मिलते थे, ये अरैयर वगैरह, ये सब इनके लिए मार्क एक रिस्पेक्ट का या ट्रस्ट का साइन होते थे, और ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसेस होल्ड करते थे इन द सेंटर, मतलब सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हुआ करती थी। इसके अलावा हम देखेंगे ब्राह्मण्स को जो है वो बहुत सारे लैंड ग्रांट्स मिलते थे, राइट। हमने देखा लैंड ग्रांट्स क्या होते हैं। ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स जो मिलते थे उन्हें ब्रह्मदया कहा जाता था। एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्ज इन कावेरी वैलीज एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि बहुत सारे लैंड्स ब्राह्मणों को दिए जाते थे तो उन्हें ब्राह्मण्स जो हैं उनमें आकर रहने लगे। ईच ब्रह्मदया वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। अब यहाँ पर रहने वाले सारे ही ब्राह्मण्स हुआ करते थे, इनकी भी एक सभा होती थी जो कि सारे अफेयर्स को लुक आफ्टर करते थे। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली, देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की सारी ही डिटेल्स इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड की जाती थी, राइट। इंस्क्रिप्शंस में कैसे, कुछ ऐसे हर चीज़ को प्रॉपरली लिख के रखा जाता था, राइट। अब और उस टाइम पेपर ना होने की वजह से ये जनरली किसी स्टोन या किसी वॉल ऑफ टेम्पल पर लिखी जाती थी ताकि कोई भी इन्हें देख सकता है। एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स ऑल्सो नोन एज नागर रामास ऑल्सो occasionally performed administrative functions in the towns। और कुछ ट्रेडर्स की एसोसिएशंस भी अगर रिक्वायर्ड होता था तो कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर दिया करती थी। जैसे हम एक इंस्क्रिप्शन देखते हैं वो चिंगलीपुट की है जो कि तमिलनाडु की एक डिस्ट्रिक्ट है, आगे देखते हैं। इसमें हमें सब कुछ बताया गया है कि सभा कैसे ऑर्गेनाइज होती थी। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज़ टू लुक फॉर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन, टेम्पल एक्सेट्रा। मतलब उस टाइम भी आजकल के जैसे हर चीज़ के डिपार्टमेंट्स बंधे हुए होते थे, जैसे आजकल होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो ऐसे ही करके उस टाइम पे भी सबके डिपार्टमेंट्स बंधे हुए होते थे। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ द कमिटी वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ।
और आजकल इलेक्शन से हम फैसला करते हैं कि कौन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनेगा, कौन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बनेगा। प्राइम मिनिस्टर पहले हम चूज़ करते हैं और फिर वो आगे अपनी टीम बनाता है। तो उस टाइम पे एलिजिबल कैंडिडेट्स के जो नाम है वो पाम लीव्स पे लिखे जाते थे और इन पाम लीव्स को एक अर्दन पॉट, मिट्टी के पॉट में डाला जाता था और एक छोटे से बच्चे को, लड़के को बोला जाता था इन टिकट्स को लेने के लिए, और उससे फिर 1 बाय 1 कमेटी के मेंबर्स चूज़ किए जाते थे। राइट, मतलब आजकल के जैसा जो वोटिंग का सिस्टम है उससे कुछ अलग सिस्टम हुआ करता था। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ लैंड की बात करें तो चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। यहाँ पर बहुत तरह के लैंड की बात की गई है, जैसे कि लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स, वेलांगा गाई इसे कहते थे हम, वगाई कहते थे हम, जो नॉन ब्राह्मण्स का लैंड होता था। ब्राह्मण्स को जो लैंड गिफ्ट किया जाता था उसे ब्रह्मदया कहा जाता था। लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, शाला भोगा कहा जाता था उसे। राइट, हर लैंड के अलग अलग नाम होते थे। देवदाना, तिरुन्नामुट्टुकन्नी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। टेम्पल्स को जो लैंड दिए जाते थे उन्हें हम देवदाना भी कहते थे। राइट, देवदाना। फिर इसके बाद लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशंस, पल्लाइचंडम इन्हें हम कहते थे। मतलब डिफरेंट टाइप के दान किए जाते थे लैंड्स के। इसके बाद हम देखेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि सब कुछ बताती है हमें कहीं के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हु कुड बी मेंबर्स ऑफ सभा। अब उत्तरामेरुर इंस्क्रिप्शन लेज डाउन, अब ये बताती है कि सभा का मेंबर कौन बन सकता है। सबसे पहले उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। मतलब सारे के सारे ही टैक्स पेयर्स होने चाहिए, लैंड के ओनर्स होने चाहिए। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनका घर होना चाहिए। उनकी एज जो है 35 से 70 ईयर्स होने चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, मतलब कि रिलीजियस टर्म्स पे भी बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता था। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का पता होना चाहिए। इफ एनीवन हैज़ बीन मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ अनदर कमिटी। मतलब कि हर किसी को चांस दिया जाता था, रिपीटेड चांस की कोई चांस नहीं होता था। Anyone who has not submitted his accounts and those of his relative cannot contest the elections। मतलब कि जिसने भी कोई भी किसी तरीके की बात छुपाई है, अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज़ नहीं की है या रिलेटिव्स की हेल्प की है प्रॉपर्टी डिस्क्लोज़ करने में, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। मतलब ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। While inscriptions tell us about the king and powerful men, here is an excerpt from Periyapuram, a 12th century Tamil work which informs us about the life of ordinary men and women। अब ऐसे ही हम एक एक्सकर्प्ट पढ़ते हैं इंस्क्रिप्शन से, मतलब एक पाठ पढ़ते हैं जो कि हमें कॉमन लोगों की लाइफ, कॉमन मेन और वुमेन की लाइफ के बारे में बताएगा। यहाँ की कॉमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये इंस्क्रिप्शन बताती है कि एक अदनौर करके जो कि एक छोटा सा हैमलेट था, मतलब गांव से भी छोटा, गांव में जनरली हम कंसिडर करते हैं 40-50 घर होते हैं, लेकिन हैमलेट में हम कंसिडर करते हैं कि शायद 5-10 ही घर हों। उसकी आउटस्कर्ट्स पे, गांव की आउटस्कर्ट्स पे एक छोटा सा हैमलेट था पुलैयास का, जो कि ब्राह्मण्स और विलालास इसे आउटकास्ट, मतलब अपनी कास्ट का नहीं समझते थे। ये लोग जो हैं बेसिकली हट्स के ऊपर ओल्ड थैचेस और एगेरियन लेबरर्स इंगेज्ड इन मीनियल ऑक्यूपेशंस था। यहाँ पर ये लोग इन थ्रेश होल्स ऑफ हट्स कवर्ड विद स्ट्रिप्स ऑफ लेदर, इनकी हट्स जो हैं वहाँ पर स्ट्रिप्स ऑफ लेदर थी, छोटे छोटे चिकन्स आजू बाजू दौड़ रहे थे और कुछ डार्क कलर के बच्चे यहाँ पर आजू बाजू ब्रेसलेट्स ऑफ ब्लैक आयरन, ब्लैक मेटल के इन्होंने ब्रेसलेट्स पहने हुए थे बच्चों ने हाथ में, कैरिंग लिटिल पपीज़ हो सकता है। और इन द शेड ऑफ अर्जुना ट्री फीमेल लेबरर ने अपने एक बच्चे को सुलाया हुआ है। और ये लोग भी जो वुमेन हैं ये हस्किंग पैडी, मतलब कि पैडी को झटकने का काम कर रही हैं, चावल को। और ये लोग, मतलब इनके बारे में सब कुछ बताया गया है। कोकोनट पाम इन द लिटिल हैलोज ऑफ द ग्राउंड, हर जगह कोकोनट के लीव्स, पाम लीव्स हैं। और इनका डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है। राइट,
तो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमारे पास पढ़ने के लिए सिर्फ इतना ही। अब इसके बाद हम इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप करेंगे और फिर एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। इस चैप्टर के रीकैप की बात करें तो इस चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने बहुत सारी न्यू डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा जिन्होंने 7th से लेकर 12th सेंचुरी तक इंडिया में रूल किया। जैसे कि हमने देखा चामनाज, जिन्हें हम चौहान्स बोलते हैं, वो कौन थे? चंडेलास, परमार्स, राष्ट्रकूटास, चोलास, चेरास। और इसके अलावा हमने पढ़ा चालुक्यास के बारे में, पांड्यास के बारे में, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का था इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। इसमें हमने पढ़ा कि बहुत सारे किंग्स और वॉरियर चीफ्स जो हैं, क्योंकि खुद रूल नहीं कर पाते थे सब जगह, तो उन्होंने आगे अपने सामंताज या सबऑर्डिनेट्स अपॉइंट किए हुए थे जो कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। और समय के साथ ये सामंताज इतने पावरफुल होने लगे कि ये महासामंत और महामंडलेश्वर भी कहलाने लगे। सामंताज का काम होता था किंग की एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करना, मिलिट्री सपोर्ट देना, उनकी कोर्ट में रहना और किंग को बहुत सारे गिफ्ट्स देकर प्लीज़ करते रहना। अब इनमें से कुछ महासामंत इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि इन्होंने अपने मेन जो ओवरलॉर्ड्स थे उन्हीं से इंडिपेंडेंस ले ली। ऐसा ही केस एक हमने देखा था राष्ट्रकूटास का, जिन्होंने कि चालुक्यास के जो एक ज़माने में ये सबऑर्डिनेट्स थे, सामंतास थे, इन्होंने चालुक्यास से अपने आप को फ्री करवा लिया था। चालुक्यास ने आजकल के कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र के पार्ट्स पे रूल किया था, राइट। राष्ट्रकूटास के जो मेन चीफ थे दंती दुर्गा, उन्होंने चालुक्य ओवरलॉर्ड को ओवरथ्रो कर दिया और एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ से इन्होंने अपने आप को कंसिडर किया कि इनका रीबर्थ हुआ है क्षत्रिय क्लैन में, राइट। हिरण्यगर्भ ब्राह्मणों की हेल्प से की गई एक याजना होती है, जिसके बाद कि ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जिसने भी ये किया ही इज़ बॉर्न इनटू क्षत्रिय क्लैन। हम सभी जानते हैं 4 क्लैन्स में हमारी वैदिक सोसाइटी डिवाइडेड होती है। पहली ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। तो ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा जिसमें कि ब्राह्मण्स, जो कि ट्रेडिशनली ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स का काम होता है पूजा अर्चना करना, उन्होंने अपना ये ट्रेडिशनल काम देकर, फैमिली काम देकर मिलिट्री स्किल्स को एक्सेप्ट किया और दे टुक अप आर्म्स। आर्म्स लेना मतलब कि शस्त्र धारण किया और कर्नाटक और राजस्थान को अपने सबऑर्डिनेट से अपने आप को किंग वहाँ का डिक्लेयर किया, राइट। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट चीज़ देखी थी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो सारे ही इन्फ्लुएंशियल लोग, किंग्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन अपनी पावर को डिपिक्ट करने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइटल्स जैसे कि महाराजा, अधिराजा, त्रिभुवन चक्रवर्तन जैसे हेवी साउंडिंग टाइटल्स लेकर अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाते थे। लेकिन ये फिर भी अपनी सारी पावर्स जो हैं अपने सब ऑर्डिनेट्स जैसे कि सामंतास थे उनसे शेयर किया करते थे, राइट। इनके पास कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं हुआ करती थी किंग्स के पास। और इसके अलावा उस ज़माने में भी टैक्सेस दिए जाते थे पीजेंट्स, मतलब कि फार्मर्स से, केटल कीपर्स जो कि एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस करते हैं, आर्टिसन, सोनार, लोहार या पॉटर जो हो गए, कुम्हार, उन सभी से रेवेन्यू लिया जाता था। और कभी कभी दे वर क्लेम्ड एज रेंट भी उन्हें देना पड़ता था। अब एक इंस्क्रिप्शन के हिसाब से हम देखेंगे कि 400 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस का जिक्र किया गया है। चोलास के टाइम पे इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टैक्स था वेट्टी, जो कि कभी भी कैश में नहीं लिया जाता था लेकिन फोर्स लेबर के रूप में लिया जाता था। और इसके अलावा एक और टैक्स कदमाएँ, जो कि लैंड रेवेन्यू टैक्स हुआ करता था, ये वसूला जाता था। अब इस टैक्स से किंग्स अपनी इस्टेब्लिशमेंट्स जैसे कि फोर्ट्स और टेम्पल्स बनाता था। और कभी भी कहीं अगर लड़ाई होती थी तो ये एक्विजिशन ऑफ वेल्थ और प्लंडर करना, ये सब एक कॉमन चीज़ थी।
और सारी लड़ाइयाँ भी इन्हीं पैसों से लड़ी जाती थी। और टैक्स लेने वाले जनरली इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से होते थे और ये पोजीशंस हेरिडिटरी होती थी, मतलब दादाजी के बाद पापा, पापा के बाद मैं। और सेम वर्स विद द आर्मी, आर्मी की जितनी पोजीशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी और जनरली किंग के जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स होते थे इन्हीं को ये पोजीशंस दी जाती थी। अब तीसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज, ब्राह्मण्स जनरली किंग की प्रेज में प्रशस्तीज लिखते थे और ओकेजनली उनको एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे। कभी कभी बहुत सारे गिफ्ट्स की लालच में ब्राह्मण्स प्रशस्तीज लिखते हुए कभी कभी किंग को बहुत ज़्यादा प्रेज कर जाते थे और किसी भी चीज़ को हाइप करके बता, उनमें से कुछ चीज़ें सच होती भी थी और कुछ नहीं। और ऐसे ही हमने देखा कि ब्राह्मण्स को जो प्रशस्तीज दी जाती थी वो कॉपर प्लेट्स पे लिख के दी जाती थी और क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता था, प्रशस्तीज लिखने के रिटर्न में ब्राह्मण्स का प्रशस्तीज लिखने के रिटर्न में गिफ्ट्स मिलता था, लैंड ग्रांट्स, और ये ऐसे ही कॉपर प्लेट्स पर लिख कर दी जाती थी और क्लिप से ऐसे इसे टाई करके रखा जाता था क्योंकि ये पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन होती थी। और इसके अलावा जैसे हमने एक नागभट्टा की एक प्रशस्ति देखी जिसमें कि बताया गया है नागभट्टा एक बड़ा सा किंग था और दूसरा भी एक बहुत बड़ा सा किंग था जो कि उसके पैरों में आकर गिर जाता है। मतलब ऑल दीज हाइप्ड टाइप ऑफ थिंग्स जो कि सच में हुई भी हैं या नहीं वो एक क्वेश्चन मार्क है। प्रशस्तीज को बाकायदा सबके सामने कोर्ट में पढ़ के बहुत सारे प्रेजेस इकट्ठे किए जाते थे। इसके अलावा इन लैंड ग्रांट्स पे जो कि ब्राह्मण्स को प्रशस्तीज लिखने के रिटर्न में मिलते थे उस पर सारा कुछ लिखा होता था, ब्राह्मण उस पर क्या क्या, उस लैंड का क्या क्या कर सकते हैं, उस लैंड से टैक्सेस भी ले सकते हैं, उस पर वेल्स भी खुदवा सकते हैं, उस पर कल्टिवेशन भी कर सकते हैं और आने जाने वालों से भी टैक्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रशस्तीज पर मेंशन होती थी, लैंड ग्रांट्स के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उन पर मेंशन होती थी। इसके अलावा हमने एक अनयूजुअल प्रशस्ति देखी थी जो कि कल्हाना ने कश्मीर के बारे में लिखी थी, राइट, जिसमें कि इन्होंने सारे ही रूलर्स को, कश्मीर के रूलर्स को क्रिटिसाइज़ किया था, इनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था, राइट। कल्हाना का वर्क राजा तरंगिनी इज़ रियली वेरी फेमस एंड इम्पॉर्टेंट। इन्होंने बहुत सारे संस्कृत हिस्ट्री को कंसल्ट करके इस वर्क को कंपाइल किया था। अब इसके बाद हमने देखा था वॉरफेयर फॉर वेल्थ। हमने देखा था कि सारे ही लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल, अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़े एरिया का राजा बताना चाहते थे और जनरली किसी भी एरिया के कंट्रोल के लिए फ़ाइट करते रहते थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रेव बताने की कोशिश करते थे। ऐसे ही एक कन्नौज की कहानी हमने पढ़ी थी कि वहाँ पर कन्नौज जो कि गंगा वैली के पास है आज के प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में, उसे गुजरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास और पालास तीनों ही कंट्रोल करना चाहते थे क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड था और इसे 3 पार्टीज़ कंट्रोल करना चाहती थी, इसलिए इसे ट्राई पार्टी स्ट्रगल भी कहा जाता है क्योंकि 3 पार्टीज़ इसे कंट्रोल करना चाहती थी। इसके बाद हमने देखा था कि सारे ही टेम्पल्स बनाना और उसमें वेल्थ रखना किंग्स के लिए मतलब एकदम स्टेटस वाली बात होती थी और जब भी किसी किंग की लड़ाई होती थी तो सीधा जाकर दूसरे के टेम्पल पर ही अटैक किया जाता था, राइट। ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिर ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने लिया था महमूद ऑफ गजनी के बारे में जो कि सुल्तान थे, सुल्तान मतलब रूलर थे अफ़गानिस्तान के, राइट। महमूद ऑफ गजनी इंडिया आए और इन्होंने इंडिया को बहुत बार लूटा इंक्लूडिंग सोमनाथ टेम्पल और अपने कैपिटल को डेवलप किया गजनी को। ये पाकिस्तान के रास्ते से इंडिया आया करते थे, गजनी से इंडिया आया करते थे, इंडिया की सारी वेल्थ प्लंडर करके वापस अफ़गानिस्तान लेकर जाया करते थे, राइट। इन्होंने 997 से लेकर 1030 तक इन 33 सालों में कई दफ़ा लगभग हर साल इंडिया को प्लंडर किया और कुछ बहुत ही फेमस टेम्पल इंक्लूडिंग सोमनाथ टेम्पल को भी कई बार प्लंडर किया। इसके बाद ये सुल्तान सिर्फ इंडिया की वेल्थ में ही इंटरेस्टेड नहीं थे, ये इंडिया के लोगों को भी जानना चाहते थे, तो इन्होंने एक अल बहरूनी नामक स्कॉलर को इंडिया के बारे में और ज़्यादा डिटेल स्टडी करने को कहा अल बहरूनी से और अल बहरूनी ने अपना वर्क लिखा किताब उल हिंद, जिसका कि ये हिंदी ट्रांसलेशन है, राइट, इंडिया बाय अल बहरूनी।
किताबुल हिंद काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्रियंस के लिए और इन्होंने बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर्स की हेल्प से इसे प्रिपेयर किया था। इसके बाद हमने एक और राजा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट राजा थे इंडिया के, चाहमनास के या चौहान्स के, जो कि दिल्ली और अजमेर की तरफ के राजा थे, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज 3, जो कि 1168 से लेके 1192 तक जिन्होंने इंडिया को रूल किया। इन्होंने एक अफ़गान रूलर सुल्तान मोहम्मद गौरी को डिफ़ीट किया और लेकिन अगले ही साल 1992 में खुद उससे हार गए। राइट। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही लोकप्रिय राजा रहे हैं लोगों के बीच। अजमेर के राजा थे ये, और इनकी कुछ पिक्चर्स हम ऐसे चौक चौराहों पर इनकी मूर्ति लगी हुई देख सकते हैं। और इन्होंने हराया था मोहम्मद गौरी को, राइट, मोहम्मद गौरी को। लेकिन अगले ही साल अनफॉर्चुनेटली पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए। इसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, चोलाज अ क्लोजर लुक की। राइट। चोलाज साउथ इंडिया के काफ़ी ज़्यादा फेमस रूलर्स रहे हैं। इन्होंने आज का प्रेजेंट डे केरल, कर्नाटक, आंध्रा और तमिलनाडु जैसे एरियाज़ पर राज किया। अब टॉपिक का नाम है उरैयर टू थंजावर। ये रहा उरैयर और ये रहा थंजावर। थंजावर को हम तंजौर भी कहते हैं। चोलास का यहाँ पे रूल आया। चोलास से पहले यहाँ पर पल्लवा किंग्स का रूल था और पल्लवास ने अपने सबऑर्डिनेट बना रखा था मुटैयर्स को, जो कि एक चीफली फैमिली थी। और सीधा चोलास ने आकर इन मुटैयर्स को हराया और खुद इस जगह के रूलर बन गए। और फिर इसके बाद इन्होंने उरैयर के रूलर्स बन गए। और इसके बाद 9th सेंचुरी में इन्होंने थंजावर या तंजौर में बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। एक बनवाया गॉडेस मतलब कि देवी निशुम्भदनी के नाम से, जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है। इसके बाद हमने देखा राजा 1, इनमें से काफ़ी ज़्यादा चोलास के बहुत ज़्यादा फेमस रूलर रहे। उनके बेटे राजेंद्र, इन्होंने अपने एरियाज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया। 985 में राजा किंग बने और इन्होंने अपना कंट्रोल बहुत ज़्यादा बड़े एरियाज़ में एक्सपैंड किया। क्योंकि इनकी नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो ये श्रीलंका तक भी जा पाए और साउथ ईस्ट एशिया में भी जा पाए। राइट। अब इसके बाद हम देखेंगे इनके टाइम पे 2 बिग टेम्पल टाउन्स जो थे, तंजौर और गंगईकोंडा, चोलापुरम, बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्र। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एरियाज़ हैं जो कि अपने आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा टेम्पल्स मेयरली एक टेम्पल जैसे नहीं देखे जाते थे, ये न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट थे। मतलब सारे ही लोग टेम्पल के आसपास रहना चाहते थे और सारी एक्टिविटी जैसे कि सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी ही टेम्पल्स के आसपास की जाती थी। इसके अलावा टेम्पल्स के लैंड पे जो भी टैक्स कलेक्ट होता था उसी से प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स वगैरह आदि लोगों की सैलरीज दी जाती थी। डांसर्स वगैरह बहुत सारे लोग इसी के आसपास रहते थे। तो टेम्पल सिर्फ एक वर्शिप की जगह नहीं बन के बल्कि एक सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की जगह बन गए थे। इसके अलावा इनके टाइम के आर्ट्स की बात करें तो इनके टाइम पे ब्रॉन्ज इमेजेस, ऐसी मूर्तियाँ बनाने की कला बहुत ज़्यादा थी। ये वर्ल्ड में चोलास के टाइम पे वर्ल्ड की फाइनेस्ट कुछ ऐसी इमेजेस जानी जाती हैं। ज़्यादातर देवी देवताओं की ही मूर्तियाँ बनाई जाती थी, कभी कभी डिवोटीज़ की भी बनाई जाती थी। हम देख रहे हैं ये भी एक चोलास के अंडर बनी हुई एक देवी टाइप की ही है जिसकी ये मूर्ति है। राइट। दिस इज़ अ लेडी डिपिक्टिंग, मे बी ये देवी टाइप की इन्होंने बनाई है। इसके बाद हम बात करें एग्रीकल्चर की तो चोलास के अंडर इरिगेशन और एग्रीकल्चर दोनों ही बहुत प्रॉस्पर हुआ क्योंकि ये कावेरी नदी के आसपास रहते थे। तो कावेरी नदी के जितने भी छोटे छोटे चैनल्स थे ये सभी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं। और बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये बहुत फ्रीक्वेंटली अपने एरियाज़ को ओवरफ्लो करती थी, जैसे कि जिसकी वजह से कि यहाँ के एरियाज़ बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाते थे। सॉइल हमेशा ही मॉइस्ट रहती थी एंड दिस वाज एक्सीलेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस। अब
ऐसा नहीं है कि चोलास के ही टाइम पे यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर पहले भी 5th से 6th सेंचुरी के आसपास से होता है, लेकिन इस टाइम पर आते आते लार्ज स्केल होने लगा, फॉरेस्ट क्लियर किए जाने लगे और इसके अलावा कनाल्स बनाए जाने लगे फॉर प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा कई जगह पर साल में 2 बार क्रॉप्स भी लगाए जाने लगे, मतलब कि एग्रीकल्चर इतना ही ज़्यादा प्रॉपर हो चुका था, इरिगेशन इतना अच्छा हो चुका था। इसके अलावा हम देखेंगे कि इन्होंने बहुत सारे कनाल्स खुदवाए, बहुत सारे वेल्स बनवाए, रेन वाटर को कलेक्ट करने का आइडिया रखा। बहुत सारे जितने भी न्यू रूलर्स आए उन्होंने ये सब में, और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये लोग पीजेंट्स जहाँ रहते थे उस गांव का नाम था उर, और ऐसे ही बहुत सारे उर से मिलकर बनता था लार्जर यूनिट नाडू। नाडू में एक काउंसिल हुआ करती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करती थी ये, मतलब लोगों को जस्टिस देना, टैक्सेस कलेक्ट करना इनका काम हुआ करता था। और यहाँ की एक रिच पीजेंट्स की कास्ट होती थी, विलाला कास्ट, जिसे कि ये लोग चोलास बहुत ज़्यादा वेटेज देते थे, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट चोलास के डायरेक्टली अंडर आती थी। और ये लोग कभी कभी अपने जो लैंड ओनर्स होते थे उनको हेवी टाइटल्स अरैयर, मूवेंदलन करके टाइटल्स भी दिया करते थे, और ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में हेल्प किया करते थे। इसके अलावा हमने देखा कि ब्राह्मण्स को बहुत सारे लैंड ग्रांट्स मिलते थे, जिसे ब्रह्मदया कहा जाता था। ये अब कावेरी नदी के आसपास बहुत सारी ब्राह्मण सेटलमेंट्स होने लगी थी। ब्राह्मण्स की भी अपनी एक असेंबली हुआ करती थी, प्रोमिनेंट असेंबली हुआ करती थी। ये लोग बहुत एफिशिएंटली काम करते थे। सारे ही डिसीजंस को इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड किया जाता था, कुछ ऐसे, राइट। ये इंस्क्रिप्शंस ज़्यादातर कोशिश की जाती थी कि किसी स्टोन पर या वॉल ऑफ टेम्पल्स पे लिखी जाएं ताकि सभी इन्हें देख सकें। और इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नंगारम्स ऑल्सो ऑकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, मतलब ब्राह्मण्स इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे। अब जैसे एक इंस्क्रिप्शन की बात करें तो उस वो बताता है कि ये सभा जो है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की चिंगली पुट करके गांव की, तो इस सभा में अलग अलग, जैसे आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर को आगे इलेक्शन से हम जिताते हैं और फिर वो आगे अपनी टीम के मेंबर्स बनाता है हर डिपार्टमेंट के, तो कुछ इसी टाइप का इस टाइम पे हुआ करता था। प्रॉपर इलेक्शंस तो नहीं होते थे, लेकिन जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होते थे उनका नाम एक छोटी सी टिकट में लिखकर, पाम लीफ की टिकट में लिखकर उसे एक अर्दन पॉट में डाला जाता था, मतलब मटके में डाला जाता था, और फिर एक छोटे से लड़के से ये सब निकलवा कर इसमें से देखा जाता था कि कौन जीता है 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, राइट। इसके अलावा हमने कुछ नए टर्म्स देखे। वेलंगवाई मतलब जो कि नॉन ब्राह्मण्स को लैंड दिया जाता था। ब्रह्मदया मतलब जो ब्राह्मण को दिया जाता था। शैल भोगा मतलब कि जो स्कूल के लिए पैसा दिया जाता था। देवदाना जो टेम्पल्स के लिए दिया जाता था। और पल्लाइट चंदनम मतलब जो जैन्स को डोनेशन दिया जाता था। इसके बाद हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट के बारे में, इस इंस्क्रिप्शन को डिटेल में स्टडी करें तो इसमें लिखा जाता है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थे। जो भी अपना नाम कंटेस्ट करना चाहता था सभा के लिए तो उसके पास कंपल्सरीली लैंड होना चाहिए, फिर रेवेन्यू देता हुआ होना चाहिए, उसका खुद का घर होना चाहिए, उसकी एज लिमिट थी 35 to 70 ईयर्स, उसको वेदास की नॉलेज थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन में उसको नॉलेज होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और जिसने भी कभी भी 3 साल पहले तक किसी कमेटी में सर्व किया उसे इस बार चांस नहीं दिया जाएगा। मतलब ये लोग कोशिश करते थे कि हर किसी को चांस देने की कोशिश की जाती थी। और इसके अलावा जिसने भी अपने रिलेटिव्स का अकाउंट सबमिट नहीं किया था वो एलिजिबल नहीं हुआ करता था। अब इसके बाद हम एक लास्ट इंस्क्रिप्शन की हमने बात की थी। इतने सारे क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करके जो भी मतलब पर्सन एलिजिबल होता था सिर्फ वही इन इलेक्शंस में चूज़ किया जाता था। इसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन की बात की थी। ये इंस्क्रिप्शन जो है ये तमिलनाडु के एक गांव को दिखाती है, स्मॉल हैमलेट पुलैयास को दिखाती है, जहाँ पर कि आदमी और औरतें अपनी डेली एक्टिविटीज़ में
इंगेज्ड दिख रहे हैं। इनके पास शायद ब्राह्मण्स इन्हें अपनी आउटकास्ट समझते थे क्योंकि इनके पास लेदर की बहुत सारी चीज़ें थी, चिकन्स इनके पास घूमते हुए। इनका कलर, इनकी स्किन का कलर भी कुछ डार्क था। इन्होंने आयरन के कुछ बैंगल्स, ब्रेसलेट्स पहने हुए थे बच्चों ने। इनकी मदर्स जो थी, फीमेल लेबरर्स, जो अपने बेबीज़ को लेदर की शीट्स पर लिटाती थीं और पाडी थैचिंग करती हुई देखी गई थी, और इसी टाइप की चीज़ें इसमें सब कुछ बताया गया है। तो चिल्ड्रन इस चैप्टर में बस इतना ही। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस की। चिल्ड्रन अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस की बात करेंगे, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, लेट्स रिकॉल मैच द फॉलोइंग: गुजरा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, पालास, चोलास, वेस्टर्न डांस, बंगाल, गुजरात एंड राजस्थान, तमिलनाडु। राइट तो आइए इसके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले गुजरा प्रतिहारास की बात करें तो इनका मैच बनता है गुजरात और राजस्थान से। राष्ट्रकूटास की बात करें तो इनका मैच बनता है वेस्टर्न डेक्कन से। और फिर पालास की बात करें तो ये बंगाल से इनका मैच बनता है, और चोलास तमिलनाडु से। राइट हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, मतलब कि 3 पार्टीज़ का जो स्ट्रगल था उसके लिए। द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल वर द रूलर्स बिलोंगिंग टू गुजरा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, पाला डायनेस्टीज हु फॉट फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज। कन्नौज वैसे राइट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। कन्नौज के लिए ये तीनों ही कन्नौज पर अपना राज जमाना चाहते थे। बिकॉज ये एक लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट था, मतलब कि सभी लोग लंबे समय से इस पर कंट्रोल करना चाहते थे, तो ये जो है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कहलाने लगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, what were the qualifications necessary to become a member of sabha in Chola Empire? चोला अम्पायर में सभा का मेंबर, जैसे कि ग्राम सभा जो भी उनकी यूनिट है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, उसका मेंबर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती थी। क्वालिफिकेशंस नेसेसरी टू बिकम मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ सभा in Chola Empire were as follows: the member had to be an owner of land from which revenue was collected. जो कोई भी मेंबर अपने आप को कंटेस्ट करना चाहता था उसके पास लैंड होना चाहिए जिससे कि रेवेन्यू कलेक्ट करता था, मतलब कि एग्रीकल्चरल या फर्टाइल लैंड, गुड क्वालिटी लैंड होना चाहिए था, बैरन लैंड नहीं। ही हैड टू हैव हिज ओन हाउस, उसके पास खुद का घर होना चाहिए। ही हैड टू बी बिटवीन 35 to 70 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल से 70 साल की एज होनी चाहिए इनकी। और इन्हें वेदास का, पूरे ही 4 वेदास का ज्ञान होना चाहिए। राइट He had to be honest and well versed in administrative matters. इसके अलावा उन्हें administrative matters पर थोड़ा सा इन नॉलेज होना चाहिए। He should be well versed और honest, सबसे मेन honest ज़रूर होने चाहिए। राइट तो ऐसे ही मतलब these were the 5 important qualifications की पहला तो हमने देखा कि ओनर ऑफ लैंड होना चाहिए जिससे रेवेन्यू कलेक्ट होता है, मतलब कि फर्टाइल लैंड होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, 35 से 70 ईयर्स की एज होनी चाहिए, और वेदास का ज्ञान होना चाहिए, ऑनेस्ट और वेल वर्स्ड होने चाहिए। और इसके बाद जो भी अपने आप को मतलब एलिजिबल समझता था उसका नाम एक अर्दन पॉट में, एक चिट में डालते थे और फिर एक छोटे से बच्चे को निकालने के लिए बोलते थे। और फिर उसके बाद ये भी होता था क्राइटेरिया कि जो पहले किसी चीज़ में 3 सर्व कर चुका है तो उसको इस बार चांस नहीं दी जाएगी। राइट नेक्स्ट, what were 2 major cities under control of चहामनास? चहामनास मतलब जिन्हें हम चौहान्स भी कहते हैं, दिल्ली और अजमेर। पृथ्वीराज चौहान के अंडर में रहे हैं। दिल्ली की इम्पोर्टेंस जो है इसी पृथ्वीराज चौहान के अंडर ही दिल्ली को इम्पोर्टेंस मिली। इन्होंने सबसे पहले अनंगपाल के बाद इन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली बनाया था। राइट आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
How did Rashtrakutas become powerful? Rise of power of Rashtrakutas. राष्ट्रकूतास कैसे पावरफुल होने लगे? राष्ट्रकूतास इनिशियली सबऑर्डिनेट थे चालुक्यास के, जो कि कर्नाटक के थे, राइट? चालुक्यास रूलर थे और राष्ट्रकूतास जो हैं वो सबऑर्डिनेट हुआ करते थे, मतलब उनके अंडर में सर्व करने वाले। इन मिड 18th सेंचुरी द चीफ ऑफ राष्ट्रकूता, दंती दुर्गा इनका नाम था, इन्होंने चालुक्य ओवरलॉर्ड को ओवरथ्रो किया और एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ, जिसका मतलब होता है कि बॉर्न फ्रॉम अ गोल्डन वूम, और इसके बाद अपने आप को क्षत्रिय का टाइटल दिया। हालांकि ये बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन हिरण्यगर्भ रिचुअल करके ये क्षत्रिय बन चुके थे। दे गेन पावर एंड वेल्थ, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। और धीरे धीरे जैसे गेन पावर एंड वेल्थ, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, और धीरे धीरे जैसे पावर आई इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। राष्ट्रकूतास, राइट? राष्ट्रकूतास को पावर में लाने के लिए सबसे बड़ा मेन रोल था इनके चीफ का, जिसका नाम था दंती दुर्गा, और स्पेशली इन्होंने जो ये हिरण्यगर्भ वाला रिचुअल किया उसका भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा। They fought Gujara, Pratihara and Pala dynasties fought for over Kannauj to demonstrate their power, और this is how they rose to power। और उसके बाद ऐसा है कि उन्होंने पाला से और प्रतिहारा से लड़ाई भी की। हमने अभी देखा कन्नौज के लिए जो स्ट्रगल होता था, 3 पार्टीज उसे कंट्रोल करना चाहती थी। बेसिकली वो एक फर्टाइल एरिया है कन्नौज का, गंगा जमुना के बैंक्स पे स्थित है, तो हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए लोग इसे कंट्रोल करना चाहते थे। What did the new dynasties do to gain acceptance? न्यू डायनेस्टीज़ ने क्या क्या किया अपनी एक्सेप्टेंस के लिए? To gain acceptance, the new dynasties took new titles, performed religious rituals like Hiranyagarbh, which would make them part of Kshatriyas। जैसे कि अगेन हम बात करेंगे राष्ट्रकूता चीफ की, दंती दुर्गा, जिन्होंने कि हिरण्यगर्भ वाला रिचुअल किया था और ख़ुद को क्षत्रिय बना लिया था। अब इसके बाद बात करें तो इसके बाद ये लोग हमेशा ही क्षत्रिय बनने के बाद ये लोग मिलिट्री स्किल्स और यूज़ करते थे हमेशा ही, और अपने आप को वॉरफेयर में इंगेज करके रखते थे, और जहाँ पे भी चांस मिलता था पावर एजर्ट ज़रूर करते थे, और कार्व किंगडम्स फॉर देमसेल्व्स, और अपने लिए किंगडम्स बनाते रहते थे, अपना एरिया एक्सटेंड करते रहते थे। द न्यू डायनेस्टीज़ वर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रीजन्स एंड existing kings often acknowledged them as their subordinate और सामंतास। अब न्यू डायनेस्टीज़ जो आ रही थी वो एग्जिस्टिंग किंग के सबऑर्डिनेट, मतलब कि उनके नीचे काम करने वाले थे, और इन्हें सामंतास भी कहा जाता था। कभी कभी इनके पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाती थी सामंतास के पास कि ये अपने आप को महासामंता, महामंडलेश्वर डिक्लेयर कर लेते थे। दे एजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। जैसे कि अभी हमने बात की थी चालुक्यास से, जो है राष्ट्रकूतास ने सारी पावर ले ली थी, रूलर वहाँ के चालुक्यास थे, और समय के साथ राष्ट्रकूतास ने उनको ओवरथ्रो कर कर पावर ले ली थी। तो ऐसा ही ये बताना चाह रहे हैं। दे परफॉर्म रिचुअल्स टू डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी क्षत्रिय विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिरण्यगर्भ, जिसमें कि ब्राह्मण की हेल्प से पूजा और यज्ञ किया जाता था, जिससे कि यू वर बिलीव टू बी बॉर्न फ्रॉम अ गोल्डन वूम, हिरण्यगर्भ जिसे कहते थे। दे फॉट वॉर विद नेबरिंग रीजन्स टू गेन पावर एंड ऑल्सो बिल्ड टेम्पल टू एक्नॉलेज इट। हर राजा के लिए अपना टेम्पल बनाना एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था, और सारे ही राजा अपने अंपायर को आजू बाजू के एरियाज़ में बढ़ाते रहना चाहते थे। और
ये इनकी वॉर करना नेबरिंग रीजन से, ये इनके लिए स्टेटस सिंबल होता था। इसके अलावा ये लोग टेम्पल्स भी बहुत ज़्यादा बनाते थे। व्हाट काइंड ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन तमिल रीजन। देखते हैं कैसे डेवलप हुए थे। द इरिगेशन वर्क्स डेवलप्ड इन तमिल रीजन वर एज फॉलोज। वेल्स वर डग, पानी के लिए सबसे पहले तो वेल्स बहुत ज़्यादा डग किए गए थे। टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड, बड़ी बड़ी टैंकियाँ बनाई गई थी जिसमें कि रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता था। वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑफ कावेरी प्रोवाइडेड नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। अब कावेरी नदी के आसपास ये एरियाज़ थे, तो कावेरी नदी की वजह से आसपास के जो एरियाज़ हैं उनकी मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहता था, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी हमेशा बनी रहती थी। Some areas were dug and in some places huge tanks were constructed to collect रेन वाटर। और इसके अलावा बहुत जगह पे हर थोड़ी दूरी पर जो है वेल्स बनाए जाते थे और टैंक्स बड़े बड़े बनाए जाते थे जिसमें कि रेन वाटर कलेक्ट किया जाता था। एम्बैंकमेंट्स वर बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग। दीवारें बनाई जाती थी कि फ्लडिंग से कहीं पर भी कुछ इरिगेशन को नुकसान ना हो। canals were constructed to carry water to the fields। अब कुछ ही एरियाज़ होते हैं जो नदी के आजू बाजू हो सकते हैं, बाकी सब एरियाज़ तो दूर दूर होते हैं। तो दूर एरियाज़ को इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए ये लोग कनाल्स भी बना लिया करते थे। फिर इसके बाद बात करेंगे, स्लूइस गेट वर बिल्ट टू regulate the outflow of water from the tank into channels that irrigated the fields। अब कहीं पर आउटफ्लो भी ना हो जाए, मतलब पानी का कि बहुत ज़्यादा पानी फील्ड्स में चला जाए, तो इसे भी कंट्रोल किया जाता था। Forests were cleared, the land was leveled in delta region, embankments were built to prevent flooding, canals were constructed to carry water to the fields। अब बहुत सारे एरियाज़ में एग्रीकल्चरल एरिया बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। डेल्टा के आसपास के रीजन में सारी एम्बैंकमेंट्स बनाई गई ताकि कोई भी रिवर अपना, बेसिकली कावेरी नदी या इसकी कोई जो ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो अपने बैंक्स को ओवरफ्लो ना करे। और हर जगह दूर तक फील्ड्स में पानी पहुंचाने के लिए हर तरफ कनाल बनाए गए, विच मेड द सॉइल वेरी फर्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विथ चोला टेम्पल्स। चोला टेम्पल्स के पास क्या एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। चोला टेम्पल्स वर ऑफन न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम। न्यूक्लियाई मतलब सेंटर, टेम्पल के आसपास ही सारे लोग रहने की कोशिश करते थे। टेम्पल्स वर सेंटर फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन लाइक मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस। ब्रॉन्ज इमेजेस चोलास के टाइम पे बेस्ट हुआ करती थी और वर्ल्ड फेमस भी। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाय बिल्डर्स एज वेल एज अदर्स। टेम्पल्स जो हैं वो लैंड के आजू बाजू रूलर्स से वो किए जाते थे। इन टेम्पल्स के आजू बाजू सारे ही लैंड जो है वो रूलर्स मतलब ग्रांट में दे दिया करते थे। द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड वेंट फॉर मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल्स। और इन लैंड पर जो भी मतलब प्रोड्यूस होता था, मतलब कि एग्रीकल्चर से, जैसे गेहूँ लगी, चावल लगा, उससे जो भी लोग होते थे टेम्पल अथॉरिटीज़ के, जैसे कि प्रीस्ट हो गए, मतलब के पुजारी, गार्लैंड मेकर, माला बनाने वाले, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर्स। अच्छा, स्वीपर्स को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। कुक की तो होती थी, चलो स्वीपर्स की भी, मतलब आज की सोसाइटी में वी कंसिडर देम क्वाइट बैकवर्ड, बट हमारे हिसाब से स्वीपर्स के शुड ऑल्सो बी इक्वली रिस्पेक्टेड। अगर कोई सफाई करने वाला नहीं रहेगा तो आप खुद सोचिए, हर तरफ गंदगी गंदगी, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस। तो आज से एक प्रॉमिस कि हम सभी स्वीपर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, कभी भी उनसे ऊंची आवाज़ में या गलत बदलिहाजी से कभी बात नहीं करेंगे। दे शुड बी रिस्पेक्टेड।
और इसके बाद म्यूजिशंस और डांसेस। इस टाइम पे साउथ का संगीत और नृत्य, डांस दोनों ही बहुत फेमस होता था, अभी तक आज तक फेमस है। तो इसके लिए प्रॉपरली जो है राजा ऐसा ऑडिटोरियम काइंड ऑफ थिंग्स वर मेड, राइट। जैसे हम कुछ साउथ की मूवीज स्पेशली बाहुबली में ये सब चीज़ें देख सकते हैं। encouragement या patronage of musicians and dancers. In other words, temples were not only places of worship, they were hub of economic and cultural life. और यहाँ पर सारा ही मतलब एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल सारी ही एक्टिविटीज़ टेम्पल्स के आसपास ही होती थी। दे वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो हब ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ। सारी लाइफ टेम्पल्स के आजू बाजू ही इनकी कंसंट्रेटेड हुआ करती थी। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। लुक एट द मैप once more and find out whether there were any kingdoms in the state in which you live. अब ये तो हर स्टेट के लिए अलग अलग हो जाएगा, तो आई रिकमेंड कि ये सारे स्टूडेंट्स अपने आप करेंगे। सपोज़ मैं जम्मू से हूँ तो जम्मू में अलग किंगडम था, अगर मैं साउथ से हूँ तो साउथ में अलग किंगडम्स थे, अगर मैं नॉर्थ इंडिया के किसी पार्ट से हूँ तो वहाँ पे अलग किंगडम्स थे, राइट। तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्ट्रास्ट द इलेक्शंस इन उत्तरामेरूर विद प्रेजेंट डे पंचायत इलेक्शन। द सिस्टम ऑफ, देखिए आज के और उस टाइम के इलेक्शंस को हम डिस्कस करें। द सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो है वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट डे पंचायत इलेक्शंस। मतलब कुछ कुछ अलग था, क्योंकि आज की डेट पे हम 4 या 5 एलिजिबल कैंडिडेट्स देखते हैं। अगर हम एकदम लोकल लेवल पे देखें, वार्डन लेवल पे देखें या काउंसलर मतलब कि पार्षद के लेवल पे देखें, कोई भी 4-5 लोग जो अपने आप को एलिजिबल समझते हैं वो अपना नाम कंटेस्ट करते हैं और उसके बाद में जो है उनको टिकट दी जाती है और फिर वो फाइनली इलेक्शन फाइट करते हैं। उनमें से जो भी इलेक्शन को जीतता है, मतलब वो सभी आपके पास कन्वेंसिंग के लिए आएंगे कि हमें वोट देना, हम आपकी सड़क बनवाएंगे, 24 आवर्स की वाटर सप्लाई देंगे या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या कुछ भी जो भी वो आपको प्रॉमिसेस करते हैं, और उसके बाद आप बेस्ट वाला चूज़ करते हो और उसको वोट देते हो। जो भी इलेक्शंस फाइट करके जीतता है वो वार्डन काउंसलर बनता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम सेंट्रल और स्टेट लेवल पे देखें तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। इसके बारे में हम सिविक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वी मस्ट नॉट टॉक दिस हियर इन हिस्ट्री। तो आज का प्रेजेंट डे सिस्टम तो ये हो गया, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था उत्तरामेरूर में इलेक्शन के लिए नाम जो पर्सन एलिजिबल होते थे वो नेम्स ऑफ द पर्सन एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ कमिटी वर रिटन ऑन द टिकट्स ऑफ पाम लीव्स। इनके नाम पाम लीव्स पे लिखे जाते थे। द टिकट्स वर पुट इन अर्दन पॉट, मतलब कि मिट्टी के पॉट में डाले जाते थे, और फिर एक यंग बॉय को बुलाकर ये टिकट निकाले जाते थे 1 by 1 फॉर ईच कमिटी, जो कि आजकल बिल्कुल नहीं होता है। मतलब ये लॉटरी सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पे। आजकल कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। आजकल नाउ डेज पंचायत मेंबर्स आर इलेक्टेड विद सिंबल अलॉटेड टू देम ऑन पेपर कॉल्ड बैलेट। अब जैसे हम इसी चीज़ को हम सिटीज़ के लिए मैं बात कर रही थी, वार्डन्स की, अगर गांव के लिए देखें तो पंचायत की, तो यहाँ पर ये बैलेट पेपर पे वोट करता है। वोटर पुट अ स्टैम्प ओवर देयर चॉइस एंड ड्रॉप्स इट इन द बैलेट बॉक्स। अब मुझे लगता है कि सपोज XYZ पार्टी का ये कैंडिडेट एलिजिबल है, तो मैं उस पर अपना वोट लगाकर उसे बैलेट बॉक्स में डालूंगी और बाद में उन बैलेट्स की काउंटिंग होगी। After completing the voting, voters are counted and winner's name is declared on the basis of maximum numbers or of vote gain. अब जिसने सबसे ज़्यादा वोट्स गेन किए वो ऑब्वियसली सरपंच बन जाएगा या मुखिया बन जाएगा या आपके एरिया का पार्षद, वार्डन वो बन जाएगा, राइट। तो पहले बेसिक डिफरेंसेस, पहले लॉटरी सिस्टम था और अब एलिजिबिलिटी के बेसिस पे, कि मतलब लोगों की लोगों की चॉइस के बेसिस पे होता है।
Compare the temple shown in the chapter with any present day temple in your neighborhood, highlighting any similarities and differences that you notice. अब इसमें हो सकता है आपके घर के आसपास बहुत सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स हों। ज़रूर हमें टेम्पल जाने की आदत करनी चाहिए, हमें ज़रूर प्रेयर्स करनी चाहिए। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगी कि आपने तो इस चैप्टर में टेम्पल्स को बहुत अच्छे से जाना है कि ये टेम्पल्स वेल्थ का स्टोर हाउस होते थे। सारी ही चीज़ें टेम्पल के आसपास होती थी। अब ज़रूरी नहीं है आपके एरिया में भी ऐसा ही हो कि सारी चीज़ें टेम्पल्स के आसपास हों, बहुत सारी चीज़ें दूर दूर भी होती हैं। बट जनरली जितना मैंने देखा है टेम्पल के आसपास आपको आज भी एक गार्लैंड मेकर्स तो मिल ही जाएंगे, माला वाले मिल जाएंगे, धूप बत्ती करने वाले मिल जाएंगे, दिया बत्ती वाले मिल जाएंगे, राइट। जनरली हम मंदिर में जाके दिया जलाते हैं कुछ भी, और इसके अलावा प्रसाद वगैरह की एक आध शॉप मिल जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं आपको सारे डांसर्स और सिंगर्स म्यूजिशंस वहाँ पे टेम्पल के पास मिले। तो ये एक डिफरेंस हो सकता है एरिया टू एरिया। अब आपका असाइनमेंट ये है कि आप खुद से जाएंगे और ये सारी चीज़ों को पता लगाएंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना ज़रूर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हमारे चैप्टर का सेकेंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड आउट मोर अबाउट द टैक्सेस दैट आर कलेक्टेड एट प्रेजेंट, आर दोज इन कैश, काइंड और लेबर सर्विसेज। अब हमें ये बताना है कि आजकल कौन से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, ये कैश में होते हैं या लेबर में होते हैं। जैसे कि पहले होता था अगर मैं पीजेंट हूँ तो मेरा 50% टैक्स, तो मतलब 50% प्रोड्यूस जो है वो किंग ले लेगा एज अ ट्रिब्यूट, ऐसा टाइप का। आगे भी हम देखेंगे कि आने वाले चैप्टर्स में दिल्ली सल्तनत के जितने रूलर्स रहे आने नेक्स्ट चैप्टर में उन्होंने कैसे कैसे टैक्सेस लिवाई किए, वो कैसे लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करते थे, या मुगल्स के बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब आज की डेट में हम बात करें टैक्सेस की तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाता है, रोड टैक्स देते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, सेल्स टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, एट्सेट्रा। बहुत तरह के टैक्सेस दिए जाते हैं। सारे के सारे टैक्सेस ही आज की डेट में कैश में होते हैं। कोई भी लेबर सर्विसेज के लिए दिया जाने वाला टैक्स नहीं होता है। सपोज़ मैं एक टीचर हूँ, मुझे गवर्नमेंट बोल दे तुम टीचर हो तो तुम्हें इतना टैक्स देना है, तो इस बदले में आप 2 महीने स्कूल में फ्री में सर्विस कर लो, जॉब कर लो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मुझे अपनी इनकम से गवर्नमेंट मुझे सैलरी देगी, गवर्नमेंट या मैं प्राइवेट स्कूल जिसमें भी हूँ वो मुझे सैलरी देंगे और उस सैलरी पर मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो कभी भी सर्विसेज के लिए जो है टैक्स नहीं दिया जाता है, सर्विसेज में टैक्स नहीं लिया जाता प्रेजेंट टाइम्स में। तो थैंक यू सो मच चिल्ड्रन। इस चैप्टर में केवल इतना ही। तिवारी एकेडमी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं हूँ रिद्धिमा रखराज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिल्ली सुल्तान्स तिवारी एकेडमी के साथ बने रहें। थैंक यू।